आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 921 से लेकर 930 तक को कवर करेंगे। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैप्टर 921 पोलाइटनेस फर्स्ट। एंशिएंट गॉड्स को समझने के मामले में क्लाइन की जानकारी कई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जितनी गहरी थी। आखिर उसके पीछे सिटी ऑफ सिल्वर था जो सेकंड एपोक से अब तक अस्तित्व में है। वहां के प्राचीन मिथक और कथाएं आज तक उन पर प्रभाव डालती आई थीं। उसकी जानकारी के अनुसार फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरिस एक एंशिएंट गॉडेस थी, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर यानी प्राचीन सन गॉड को किंग्स ऑफ एंजल्स ने निगल लिया था और उस घटना में ग्रेगरिस को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। अंत में सेकंड एपोक के अंत में शी पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर भी उसका प्रभाव आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके अस्तित्व के संकेत अभी भी मौजूद थे क्योंकि वही अंडरवर्ल्ड की संस्थापक थी। सिटी ऑफ द डेड, अननोन सोल, एंशिएंट गॉडेस। क्लाइन ने सामने रखे रेडियो ट्रांसीवर को देखा और चुप हो गया। ये सब बहुत खतरनाक सुनाई दे रहा था। तभी टैप 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 की आवाज आई और एक और सफेद जादुई कागज बाहर निकला। ग्रेट मास्टर, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप सुनना चाहेंगे? ये तो पूछने का अच्छा तरीका है। क्लाइन ने अपने विचारों को रोका और हल्का सिर हिलाया। बोलो। रेडियो ट्रांसीवर की आवाज तेज हुई और नया वाक्य उभरा। कल्डेरॉन सिटी के बारे में आप रेड लाइट आयुर मोरिया से पूछ सकते हैं। आखिर में वही करना पड़ेगा। क्लाइन ने थोड़ा सिर हिलाकर पूछा, अगर मैं एडमिरल हेल लुडवेल का मास्क उतार दूं तो कोई खतरा होगा? नहीं। एक साफ निर्णायक जवाब तुरंत सामने आया। अच्छा है, क्लाइन ने कहा, आज के लिए यही खत्म करते हैं। लेकिन तुरंत ट्रांसीवर ने फिर लिखना शुरू किया। ग्रेट मास्टर, वाइज मास्टर, 1-2 मिनट में यहाँ एक नजर डाली जाएगी। आपका वफादार और विनम्र सेवक आरोडेस आपकी अगली पुकार का इंतजार करेगा। गुड बाय। 1-2 मिनट पहले क्यों नहीं बताया? क्लाइन ऐसे घबरा गया जैसे किसी बम पर काउंटडाउन देख रहा हो। उसने जल्दी से अल्टार और बचे हुए मटेरियल का उपयोग करके एक सैक्रिफिशियल रिचुअल बनाया और ट्रांसीवर को ग्रेफॉक के ऊपर भेज दिया। सब कुछ करने के बाद और जब आसपास कोई अजीब चीज न मिली, उसने लुडवेल को एक तरफ खड़ा किया ताकि वो सामने ना हो। फिर उसने उसका सिल्वर मास्क उतार दिया। मंद फीकी सफेद रोशनी बाहर निकली, लेकिन पहले की लड़ाई जितनी तेज नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी जगह को ढक रही थी, जैसे कोई बुझती हुई मोमबत्ती। जैसे ही ट्रांसीवर ग्रे फॉग के ऊपर गया, जंगल में वो ठंडक और डरावनी भावना फिर लौट आई। हवा में एक अनजानी दिल को जकड़ लेने वाली भयानकता फैल गई। उसे कब्रिस्तान और अंडरवर्ल्ड की याद आने लगी। कुछ सेकंड इंतजार करने पर जब कोई नई समस्या नहीं हुई, उसने अपने दूसरे मैरियोनेट यानी विनर एंजो को आगे जाकर लुडवेल का चेहरा देखने के लिए भेजा। वो चेहरा जो लंबे समय से मास्क के नीचे छिपा था। लुडवेल का चेहरा बिना मास्क के था, स्किन हड्डियों से चिपकी हुई, बिना किसी रंग के और कांच की तरह पारदर्शी। उस क्रिस्टल जैसे चेहरे के भीतर ऐसी पारदर्शी अजीब परछाइयां बह रही थीं जो कभी हड्डियों में मिल जाती, कभी खाली जगहों में जाकर दांतों के पास उभर आती। अगर ये दृश्य क्लाइन ट्रांसमाइग्रेट होने के पहले महीनों में देखता तो वो जरूर डर जाता, लेकिन अब तक उसने इतने रैम्पेजर्स और म्यूटेशंस देख लिए थे कि ये सब उसे ज्यादा विचित्र नहीं लगा। थोड़ी और जांच करने के बाद क्लाइन को लुडवेल की हालत पूरी तरह समझ में आ गई। ये सब गेट कीपर होने के कारण था। सीक्वेंस 5 पर पहुंचकर गेट कीपर बनने के बाद बियॉन्डर का शरीर अंडरवर्ल्ड जैसी एक कैद बन जाता है, जिसमें आत्माएं, मृत व्यक्ति और नेचुरल स्पिरिट्स बंद किए जा सकते हैं। इसके बदले गेट कीपर को कई विशेष शक्तियां मिलती हैं। उन्हें बड़ी अंडर्ड आर्मी साथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई लोक कथाओं की शुरुआत इसी से हुई थी। गेट कीपर की एक और भूमिका थी अंडरवर्ल्ड की रखवाली करना, उसके अंदर मौजूद आत्माओं को बाहर निकलने से रोकना और उन्हें उपयोग में लाना। ये प्रतीकात्मक रूप से 2 इल्यूजनरी दरवाजों जैसा था। एंशिएंट डेथ यानी फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरिस ने अंडरवर्ल्ड बनाया था। इस वजह से डेथ पाथवे की थोड़ी अथॉरिटी गेट कीपर्स को भी मिलती थी, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। लुडवेल हमेशा मास्क इसलिए पहनता था क्योंकि उसने एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड क्रीचर को अपने अंदर कैद किया हुआ था। वो क्रीचर एक ओर उसकी मदद करता था और दूसरे ओर उसके शरीर को खा रहा था, उसे आधा जिंदा आधा मरा बना रहा था। साथ ही वो अंडरवर्ल्ड लौटने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। गेट कीपर की शक्ति और डेथ रिंग की मदद से लुडवेल अंडरवर्ल्ड का डोर बड़ा कर सकता था। इसी वजह से वो ब्लैक ट्यूलिप को अंडरवर्ल्ड में ले जा पाता था। आधा जिंदा आधा मरा, इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड में जा पाता है। एक नॉर्मल जिंदा इंसान तो अंदर एक सेकंड भी नहीं टिकेगा। हाँ, वही क्रीचर उसे डेड सोल जैसी क्षमताएं देता है, जैसे दूर से स्पिरिट बॉडी खींचना। वही मैंने झेला था। सब समझकर क्लाइन ने लुडवेल को फिर सिल्वर मास्क पहना दिया। मास्क का काम था उस अंडरवर्ल्ड क्रीचर को शांत रखना। उसने अपनी नजर अल्टार दी और देखी। अब वो स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लाइट्स में से एक से संपर्क करना चाहता था। इसके लिए 2 तरह के रिचुअल्स थे, सीक्रेट डीड रिचुअल या स्पिरिट चैनलिंग। कुछ सोचकर उसने स्पिरिट चैनलिंग चुना क्योंकि सीक्रेट डीड में उसे अपना मन खुला रखना पड़ता, जिससे उसकी सोच और रहस्य सामने आने का खतरा था। स्पिरिट चैनलिंग के 2 रूप थे, सीधा संवाद या सोल फॉल। 7 लाइट्स बहुत ऊंचे अस्तित्व थे, इसलिए सीधा संवाद मिलना सुनिश्चित नहीं था। इसलिए क्लाइन ने सोल फॉल की तैयारी भी की। उसने 3 मोमबत्तियां जलाई, मिंट एसेंशियल ऑयल जैसी चीजें टपकाई और एक पेपर फिगरीन को अल्टार पर रखा ताकि सोल फॉल उसी में हो, खुद में नहीं।
अगर वेसल ना हो तो वो अस्तित्व सीधे उसी पर उतरता, जैसा डेनिस और इसबर्ग एडवीना के मामले में हुआ था। रिचुअल की शुरुआत करके वो पीछे हटा और एंशिएंट हर्मीज में बोला, मैं अपने नाम पर पुकारता हूँ, स्पिरिट वर्ल्ड की न बुझने वाली रोशनी, ज्ञान के असीम स्रोत, अथॉरिटी और विल रखने वाले रेड से संवाद की प्रार्थना करता हूँ। ये रिचुअल सामान्य स्पिरिट चैनलिंग से अलग था। इसमें किसी डेटी का उल्लेख नहीं हो सकता था, क्योंकि 7 लाइट्स किसी डेटी की सेवा नहीं करते। शब्द समाप्त होते ही तीनों लौ तेज हो गईं, जैसे लाइट का दरवाजा खुल रहा हो। अल्टार के आसपास की जगह अंधेरी और शांत हो गई। अनजानी आंखें हर दिशा से देखती महसूस हुईं। ठंडी हवा चली, सारी चीजें हवा में उठ गईं। पेपर फिगरीन पर एक चमकदार साफ लाल रंग उतरा, जो कि खून जैसा नहीं था। क्लाइन ने कहा, ग्रीटिंग्स, जैसे कि वो किसी शिक्षक से बात कर रहा हो। लाल पेपर फिगरीन ने सिर हिलाया और एक हल्की लेकिन गंभीर आवाज में कहा, हेलो देयर, काफी विनम्र। अच्छा है कि मैंने सोलफॉल की तैयारी की थी। क्लाइन ने सम्मान से कहा, योर एक्सीलेंसी आयुर मोरिया, मुझे एक प्रश्न पूछना है। पेपर फिगरीन बोला, मुझे सिर्फ आयुर मोरिया कहें, पूछिए, मानो क्लाइन से ज्यादा विनम्र होने की कोशिश कर रहा हो। क्लाइन ने पूछा, मुझे कल्डेरॉन सिटी के बारे में जानकारी चाहिए। पेपर फिगरीन ने 2 सेकंड सोचा और पूछा, आपका उद्देश्य क्या है? क्लाइन ने साफ कहा, एक स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर का शिकार करना। पेपर फिगरीन ने सिर हिलाया। कल्डेरॉन सिटी में प्लंडरर्स आसानी से मिलते हैं, दूसरी जगह वो समुद्र में बूंद की तरह होते हैं, पहचानना मुश्किल। 7 लाइट्स उन्हें कुछ ही समय ट्रैक कर सकते हैं। कई प्लंडरर्स सेंटर में सक्रिय हैं, कुछ बाहर की तरफ। अगर आप बहुत अंदर नहीं गए तो शहर ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन 7 लाइट्स वहां नहीं जा सकते, कुछ विशेष कारणों की वजह से। क्लाइन ने पुष्टि की, ये वही एंशिएंट गॉडेस ग्रेगरिस का दिव्य केंद्र था। हाँ, एंशिएंट डेथ ने इस सिटी ऑफ द डेड का उपयोग करके खुद को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह विफल रही। उसकी अथॉरिटी बैलम के डेथ ने ले ली, लेकिन इसी वजह से कल्डेरॉन सिटी अब और भी खतरनाक है, क्योंकि रिवाइवल के फेल होने के बाद वहां का सेटअप बिगड़ गया। क्या रूप ले लिया है ये मुझे नहीं पता। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ और प्रश्न पूछे, जिनके उसे संतोषजनक उत्तर मिले। बयाम, बंदरगाह के पास एक घर के बाहर अल्जेर और कैटलिया चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि अंदर के लोग रात का खाना खत्म करें। चैप्टर 922 मशरूम्स एंड फिश। ओरियल विंडो से निकलती रोशनी को देखते हुए हुड और मास्क पहने एल्गर अभी ऑपरेशन के बारे में पूछ नहीं वाला था कि उसने अचानक देखा, गहरी अंधेरी जगह से एक परछाई उभरने लगी। वो आकार लेने लगी और एक दुबला पतला पीला बीमार सा दिखने वाला नौजवान वहां खड़ा हो गया। ब्लडलेस हीथ डॉयल। एल्गर ने तुरंत पहचाना कि ये फ्यूचर जहाज का सेकंड मेट था। हीथ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे कैटेलिया से बोला, कैप्टन, उन्हें कुछ भी शक नहीं हुआ। उन्होंने उन मशरूम्स को लेकर सीधे क्रीम ऑफ मशरूम सूप बना दिया और आज रात के मुख्य भोजन के लिए वे पैन फ्राइड मछली इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा। कैटेलिया ने अपनी भारी चश्मा उतारा और अपनी रहस्यमयी बैंगनी आंखों से पास के घर की दीवारों के पार डिनर रूम के अंदर देखा। हीथ डॉयल आगे कुछ बोले बिना तुरंत शैडो में घुल गया और गायब हो गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। उनकी बातचीत सुनकर और हॉमिट मैडम के पहले के संकेतों को जोड़कर एल्गर को आज रात के ऑपरेशन की सबसे अहम बात समझ आ गई। मशरूम्स, जहरीले मशरूम्स। उसे नहीं पता था कि एडमिरल ऑफ स्टार्स अंदर बैठे बियॉन्ड अस की स्पिरिचुअल इंट्यूशन को कैसे इनएक्टिव कर पा रही है, जिससे वे सामान्य और जहरीले मशरूम्स में फर्क नहीं कर सके। लेकिन एल्गर के लिए मिस्टिसिज्म में कुछ भी असंभव नहीं था। वो हिचकिचाते हुए बोला, क्या इससे आर्टिजन सी एल्फ की मौत हो जाएगी? एल्गर चाहता था कि अगर मौका हो तो वो सी एल्फ को बचा सके। उसकी नजर में सबसे अच्छा विकल्प ये था कि उसे पकड़ लिया जाए और भविष्य में खुद और हिमिट के लिए एक्सक्लूसिव आर्टिजन बना दिया जाए। कैटेलिया ने शांत स्वर में हिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी दी हुई जानकारी और मेरी टीम के ऑब्जर्वेशन से एक बात पता चली है। सी एल्फ को मछली पसंद नहीं है, बल्कि वो उससे नफरत करता है। शायद बचपन में उसके गले में फिश बोन फंस जाने की वजह से। यही कारण था कि कैटेलिया ने अंत में मशरूम स्ट्रैटेजी चुनी। इससे दुश्मन की ताकत काफी कम की जा सकती थी और उनकी तरफ का जोखिम न्यूनतम रहता। जो अंधेरे में उगने वाले मांस खून खाने वाले मशरूम्स थे, उन्हें एडमिरल और स्टार्स ने पहले ही हटा दिया था, क्योंकि शार्प परसेप्शन वाले बियॉन्डर्स तुरंत उनमें कुछ गड़बड़ महसूस कर लेते। इसके अलावा प्राइमोर्डियल मून को मानने वाले जड़ी बूटियों और पौधों के बारे में काफी जानते हैं। सिर्फ देखने भर से वे खतरनाक मशरूम पहचान सकते थे। उन्हें धोखा देने का एक ही तरीका था, खाना खुद हार्मलेस होना चाहिए। म्यूटेशन तभी हो जब वो किसी और चीज के संपर्क में आए। इसी वजह से फ्रैंक द्वारा पहले बनाए गए मशरूम्स बिल्कुल सही थे। यदि मछली और पानी दोनों स्थितियां पूरी ना हो तो वे मशरूम्स बिल्कुल सामान्य रहते। ना वे जहर देते, ना दस्त। शरीर उन्हें सामान्य रूप से पचाकर बाहर निकाल देता और बाद में फिश और पानी मिलाने से भी कोई असर नहीं पड़ता। इसी काम के लिए कैटेलिया ने खास तौर से फ्रैंक से उसकी प्रयोगशाला का काम थोड़े समय के लिए रुकवाया और मशरूम्स ले लिए। साथ ही उसे ये वादा किया कि वो उसके लिए ऑरोरा ऑर्डर के एक रोज बिशप का शिकार करवाएगी। मछली से नफरत, एल्गर ने धीरे से कहा, मानो वो हर्मिट की बात को समझ नहीं पा रहा है। उसने पूछा था, क्या पॉइजनस मशरूम सी एल्फ को मार देंगे? और जवाब मिला, वो नहीं मरेगा क्योंकि उसे मछली से नफरत है। इन दोनों बातों में क्या संबंध है? एल्गर उलझन में था, लेकिन उसने सवाल दोहराया नहीं। वो चुप रहा और आगे की स्थिति देखने लगा। कुछ समय बाद घर के अंदर से चीखें सुनाई दी, दर्द भरी कराहें और
उल्टियां। शुरू करो। कैटेलिया ने एक तेज आदेश किया। अचानक उसका शरीर पारदर्शी हो गया, जैसे वो असंख्य तारों से बनी एक मूर्ति हो। वो मूर्ति चकनाचूर हो गई और चमकते तारों की बौछार दरवाजे की ओर उड़कर एक दरार से अंदर घुस गई। अंदर तारे फिर इकट्ठा हुए और कैटेलिया का रूप ले लिया। तभी हवा की तेज आवाज और टकराने की ध्वनियां सुनाई दी। दरवाजा खुला और हुड और मास्क पहने एल्गर भी अंदर घुस गया। उसने इधर उधर देखा और डाइनिंग हॉल की स्थिति तुरंत समझ ली। आर्टिजन सीएल्फ मेज से पीछे हटता जा रहा था। उसके चेहरे पर डर था। नीचे 2 पुरुष और एक महिला पड़े थे। वे लगातार मशरूम्स उगल रहे थे। उनके सीने पर कपड़े फट चुके थे और जगह जगह से नए मशरूम्स उग रहे थे। जैसे ही किसी के अंदर आने का आभास हुआ, उन तीनों ने सिर उठाया। एल्गर के मास्क के नीचे उसका चेहरा सिकुड़ गया। वो अनुभवी था, बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ये दृश्य बेहद अजीब था। कैटेलिया को ऐसी स्थिति की उम्मीद थी, पर उसने इतना डरावना दृश्य सोचा नहीं था। उसने अपने दाएं हाथ को मुंह के पास ले जाकर एक सीटी बजाई। जमीन से रस्सियां निकली और तीनों प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स को सांपों की तरह लपेट लिया। क्या इसे रोका जा सकता है? कैटेलिया ने कमरे के एक अंधेरे कोने से पूछा। हीथ डॉयल की आवाज आई। फ्रैंक ने कहा था, अपने प्रयोगों में उसे इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिला। एकमात्र तरीका है क्रीमेशन। क्रीमेशन। कैटेलिया ने एक जेब से कुछ पाउडर निकाला और हवा में बिखेर दिया। पाउडर जैसे जीवित हो, तीनों बिलीवर्स और उगी हुई मशरूम्स पर जाकर चिपक गया। फिर बिना आवाज के लाल आग की लौ उठी और जो चीज उसे छूती वो शांतिपूर्वक जलने लगी। आर्टिजन सीएल्फ इस म्यूटेशन को देखकर पहले ही हैरान था। जब कोई अंदर आया, उसने सोचा कि वो अपने मिस्टिकल आइटम से रोकेगा, लेकिन फिर उसने पहचाना कि ये एडमिरल ऑस्टास कैटेलिया है, तो उसने समझदारी दिखाई। वो चुपचाप खड़ा रहा और इंतजार करने लगा। उसे पता था कि वो तुरंत मारा नहीं जाएगा, और ऊपर से कैटेलिया बदनाम समुद्री डाकू भी नहीं थी। वर्स्ट केस, मुझे स्टार पायरेट्स में शामिल होना पड़ेगा। वैसे ये पायरेट एडमिरल तो इनाम वाली तस्वीरों से ज्यादा सुंदर लगती है, और उसका अंदाज भी कुछ अलग है। सीएल्फ ने अपनी वुल्फ फैंग नेकलेस को छुआ और बनावटी मुस्कान के साथ उसके उद्देश्य की प्रतीक्षा करने लगा। कैटेलिया ने उसे ध्यान से देखा। वो सिर्फ इतना निश्चित कर सकी कि सीएल्फ एक सामान्य इंटिस व्यक्ति जैसा दिखता है। उसमें क्वीन मिस्टिक जैसी कोई समानता नहीं थी। कुछ सोचकर वो बोली, मैंने एक दोस्त की तरह तुम्हारे पास भेजा था। मैं चाहती थी कि तुम एक मिस्टिकल आइटम बनाओ, लेकिन तुम यहाँ प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स के साथ हो। ये तीनों इतने ताकतवर नहीं है कि तुम्हें बांध सकें। फिर तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? इस ऑपरेशन में कैटेलिया की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि असली खतरा आर्टिजन ही होगा। ना वो उसे मार सकती थी, ना नियंत्रित कर सकती थी। ऊपर से उसके पास मिस्टिकल आइटम्स थे। सीएल्फ हंसा और बोला, शुरुआत में बेयाम में उनके पास ताकतवर लोग थे। वे कुछ फूलों की खास खुशबू और पाउडर्स का इस्तेमाल करके मुझे एक अजीब बीमारी से संक्रमित कर गए, जिससे मैं लगातार कमजोर होता गया। कैटेलिया ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, अब तुम ठीक हो चुके हो, फिर भाग क्यों नहीं गए? एल्गर बगल में खड़ा चुप रहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज पहचान ली जाए। सीएल्फ हंसा और बोला, जब मैं उनके नियंत्रण में था, उन्होंने कहा कि प्राइमोर्डियल मून में विश्वास करने से कुछ रिचुअल्स के जरिए मेरी पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है, और मैंने उनकी बातों में आकर कोशिश की और सच में असर हुआ। मैंने फिर से मर्द जैसा महसूस किया। ये कहते ही वो अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी गुप्त बीमारी बता दी है, तो ये औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने की वजह से धीरे धीरे अपनी क्षमता खो बैठा था। एल्गर मन ही मन हंसा। सीएल्फ ने ऊपर देखा। जब किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया तो उसने हल्की खांसी के साथ कहा, ये कोई मेडिसिनल इलाज नहीं था। मैं सच में फिर जवान जैसा महसूस करने लगा। फिर मुझे 2 सपने आए, खूनी आकर्षक चंद्रमा के। मुझे लगा कि मैं पहले ही प्राइमोर्डियल मून का बिलीवर बन चुका हूँ, इसीलिए भागने की हिम्मत नहीं की। कैटेलिया और एल्गर ने एक दूसरे को देखा और उसी क्षण मन ही मन सीएल्फ को मारने का सोच लिया था, क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति किसी इविल गॉड, डेविल या हिडन एग्जिस्टेंस में सच्चा विश्वास कर ले तो वो लगभग कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे पागलपन की ओर गिर जाता है। कुछ ही लोग बच पाते हैं, या तो किसी ग्राउंडेड एंजल लेवल की हस्ती की ब्लेसिंग से, या जीवन भर कहीं अलग रहकर। लेकिन सीएल्फ तो एक काम का आर्टिजन था। उस पर ऐसी चीजों का प्रभाव और भी विनाशकारी होता। कैटेलिया ने प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स के बारे में आगे बात नहीं की। उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि आर्टिजन के सिविल गॉड में विश्वास करता है, जब तक कि वो सहयोग कर सके और समय समय पर पागल ना हो जाए। उसने विषय बदलते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी कौन कौन से मिस्टिकल आइटम्स हैं? मैं उनमें से कुछ चुन लूंगी और बाकी तुम्हें रहने दूंगी। सीएल्फ को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो समुद्री डाकू थी, पुलिस नहीं। थोड़ा बहुत लूट करना उसका अधिकार था। ऊपर से उसे कुछ आइटम्स छोड़ देना भी उसकी उदारता ही थी। सच तो ये था कि सीएल्फ अगर अपनी पूरी ताकत लगाता तो वो भाग भी सकता था, लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं थी। ठीक है। सीएल्फ ने अपनी जेब से धुंधली सफेद चश्मा निकाला। गार्गोइल ग्लासेस। जैसे ही नजर मिलती है, सामने वाले का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, जैसे वो पत्थर बनने लगा हो। इसके 2 दुष्प्रभाव हैं। पहला, इसे पहनकर आईने में देखें तो पहनने वाला खुद सुन्न हो जाएगा। दूसरा, शरीर भारी हो जाता है और फुर्ती कम हो जाती है। ये तो वही आइटम है जो मैंने रिजर्व किया था, तो ये बन चुका है। एल्गर ने आर्टिजन को देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ ली। चैप्टर 923 आफ्टर इफेक्ट्स। सीएल्फ को आल्जर की आंखों में आए बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उसने जमीन पर पड़े एक प्रिमोर्डियल मून बिलीवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो केन मुझसे छीना गया था। उसका नाम है वर्ड ऑफ द सी। ये किसी लक्ष्य पर बिजली छोड़ सकता है। अगर आप उसे लहरा कर किसी को मारे तो उसमें विंड ब्लेड्स जुड़ जाते हैं। इसके अलावा ये बड़े पानी के गोले बना सकता है और कोरोसिव बारिश भी करा सकता है। ये इसे इस्तेमाल करने वाले को गहरे समुद्र के दबाव से भी सुरक्षित रखता है। वो समुद्र के पानी
से सीधे ऑक्सीजन निकाल सकता है और इसे उड़ान के लिए वॉन्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 3 नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पहला, इसे गाना पसंद है। हर 6 घंटे में ये जोर से गाना जरूर गाएगा। उस समय इसका प्रभाव दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। इसके गानों के अलग अलग स्टाइल दिमाग को भटकाने, चौंकाने या चिड़चिड़ा बनाने का असर डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो ये 6 घंटे से पहले भी खुशी खुशी गाना शुरू कर देगा। दूसरा, इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी गुस्सैल स्वभाव वाली। अगर ध्यान ना दें तो ये इस्तेमाल करने वाले को गिरा देता है, मारता है या सीढ़ियों से धक्का देता है। तीसरा, इसे रखने वाले के ऊपर बिजली गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए तूफानी दिनों में या तो बाहर मत निकलें या इसे घर पर छोड़ दें। ये वही सील्ड आर्टिफैक्ट है जो गवर्नमेंट स्पैरो की ओशन सॉन्गस्टर कैरेक्टरिस्टिक से बना था। अगर उसे पता चला कि तुमने इसे बनाकर प्रीमॉडल मून बिलीवर को दे दिया तो वो तुम्हें किसी जरूरतमंद को बेच डालता, और वो भी बेचता बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। एल्जर ने डाइनिंग टेबल पर रखे काले चांदी नक्काश करी कीन की ओर देखा। उसकी जानकारी के अनुसार लगभग हर मिस्टिकल आइटम को सील्ड आर्टिफैक्ट माना जाता है क्योंकि वे बेहद अनिश्चित और खतरनाक होते हैं। कैटलिया या उसके साथी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, इसलिए सीएल्फ मजबूर होकर अपना मुंह बनाते हुए और मिस्टिकल आइटम्स निकालने लगा। ये छोटी छुरी है, ब्लेड ऑफ पॉइजन। नाम से ही समझ आ जाता है कि इसका असर क्या है, लेकिन एक खास बात है, हर बार जब ये किसी को नुकसान पहुंचाती है तो उस पर एक रैंडम पॉइजन जोड़ देती है। कौन सा जहर होगा ये किस्मत पर निर्भर करता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स गंभीर नहीं है, ये बस इतना करता है कि इलाज बेअसर हो जाता है और इस्तेमाल करने वाले को लगातार शराब जैसा नशा महसूस होता है। इसके बाद सीएल्फ ने कई और मिस्टिकल आइटम्स के बारे में बताया। आखिरकार कैटलिया ने कहा, ठीक है, बाकी तुम्हारे पास रहेंगे। उसने मेरे पास 3 छोड़े। सीएल्फ ने कोई नाराजगी नहीं रखी, बल्कि उसे लगा कि एडमिरल ऑफ स्टार्स वाकई बहुत अच्छी इंसान है। शायद इस घटना ने उसके मन पर अजीब सा असर डाला। फिर कैटलिया ने द हैंग्ड मैन की ओर देखा। पहले तुम चुनो। उसे पता था कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने आर्टिजान के पास एक खास आइटम बनवाने का आदेश दिया था, इसलिए एल्जर को पहले उसके लिए चुने गए आइटम्स लेने थे। एल्जर ने सिर हिलाया और वर्ड ऑफ द सी और गार्गोइल ग्लासेस उठा लिए, फिर संकेत किया कि बाकी चीजें युद्ध की लूट होंगी। थोड़ी देर सोचकर कैटलिया ने कहा, एक और चुन लो, बाकी मेरी होंगी। उसे बाकी आइटम्स में दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास पहले से ही 2 बहुत ताकतवर आइटम्स थे और बाद में भी स्केल्स ऑफ लक और जज बटन मिला था। इतनी वस्तुओं के बाद नेगेटिव प्रभावों का ढेर उसके लिए मुश्किल बन सकता था। बेशक पायरेट एडमिरल होने के नाते उसे मिस्टिकल आइटम्स कभी कम नहीं लगते। कुछ उसे मोसेस असैटिक ऑर्डर को देने होते और बाकी अपनी क्रू को इनाम के तौर पर। एल्जर ने थोड़ी देर सोचा, अपने पास मौजूद पावर्स और आइटम्स को ध्यान में रखते हुए ब्लेड ऑफ पॉइजन चुन लिया। इसके बाद कैटलिया ने ब्लडलेस हीथ डॉयल को आदेश दिया कि सीएल्फ द्वारा जमीन पर रखे आइटम्स और प्रीमॉडल मून बिलीवर्स के बचे हुए सामान को बाहर निकाल दे। फिर उसने अपनी गहरी बैंगनी आंखों से सीएल्फ को देखते हुए पूछा, प्रीमॉडल मून बिलीवर्स तुम्हें क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? सीएल्फ की आंखें हल्की कांपी। ये तो साफ है, वे मुझे उसने सही से बात पूरी कर ली। वे चाहते थे कि मैं उनके लिए मिस्टिकल आइटम्स बनाऊं। जैसे ही उसने ये कहा, कैटलिया की ठंडी बैंगनी आंखों के दबाव से उसका दिल बैठ गया। वो तुरंत बोला, और शायद उनकी कोई खास योजना थी जिसके लिए उन्हें एक आर्टिजान चाहिए था, लेकिन वो योजना अभी तक शुरू नहीं हुई, इसलिए मुझे पता नहीं। कैटलिया ने अपने मन में खुद सोचा और एल्जर से नजरें मिलाई। दोनों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्होंने फैसला किया कि वे आज आर्टिजान को नहीं ले जाएंगे, बल्कि यहीं छोड़ देंगे ताकि आगे के घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके। मतलब वे उसी की मदद से प्रीमॉडल मून बिलीवर्स की योजना का पता लगाना चाहते थे। असल में तो द हर्मिट और द हैंगमैन को इससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था कि प्रीमॉडल मून बिलीवर्स क्या कर रहे हैं। उनके अपने अपने उद्देश्य थे। हर्मिट इसे क्वीन मिस्टिक को सुपरनैचुरल दुनिया की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी और एल्जर चर्च से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकता था। इसलिए दोनों तुरंत एक ही विचार पर पहुंचे, जांच जारी रखना। एल्जर एक बात में विश्वास रखता है, जितनी ज्यादा जानकारी उतना ज्यादा फायदा। कुछ देर बाद कैटलिया ने सीएल्फ से कहा, चूंकि अब तुम प्रीमॉडल मून बिलीवर हो चुके हो, तुम्हें मेरे साथ ले जाने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सीएल्फ ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। कैटलिया थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे खून के कुछ बूंद चाहिए ताकि मैं जब चाहूँ तुम्हें ढूंढ सकूं। सीएल्फ मायूस हो गया था, लेकिन वो मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। उसने बगल से एक पेपर कटर उठाया और अपनी बाह पर कट लगाया। कुछ बूंदे खून की टपकने लगी। कैटलिया ने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया और वे बूंदे हवा में उठकर उसकी ओर उड़ाई। खून को देखते हुए उसने अचानक पूछा, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? जून। सीएल्फ ने तुरंत जवाब दिया। कैटलिया बिना कुछ कहे मुड़ी और बाहर चली गई। एल्जर उसके पीछे पीछे गया। कमरे में फिर शांति छा गई। सीएल्फ सोफे पर बैठ गया, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो इस घटना से उभर ही नहीं पा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद वो अचानक उठा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी इंसान जैसे फिगरिन निकाली। वह ब्रास रंग की थी और उसका चेहरा बिल्कुल खाली। उस पर धीरे धीरे खून की परत चढ़ रही थी। सीएल्फ ने तुरंत रुमाल से फिगरिन का चेहरा पोंछा और राहत की सांस ली। उसने होठ के कोने उठाए और बुदबुदाया, अच्छा हुआ मेरे पास ये फेट पपेट है। अब देखता हूँ तुम मुझे उन खून की बूंदों से कैसे ढूंढोगी। मुझ पर श्राप डालने की कोशिश भी मत करना। बयाम के गरीब इलाके की एक अंधेरी सड़क पर, यहाँ स्ट्रीट लैंप्स भी नहीं थे। मास्क और हुड
पहने एल्जर ने बगल में चल रही हर्मिट को देखा और गहरी आवाज में कहा, सीएल्फ चर्च ऑफ स्टीम से भागकर आज तक सुरक्षित है, मतलब वे बेवकूफ नहीं है। अगर उसने तुम्हें कितना आराम से अपना खून दे दिया, इसका मतलब है कि वह तुम्हारी ट्रैकिंग से बचने का तरीका जानता है। इसके अलावा उसने ये भी नहीं बताया कि प्रीमोडल मून बिलीवर्स ने उसे कैसे ढूंढा। सोचे तो बिलीवर्स ने उससे वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक की उत्पत्ति जरूर पूछी होगी, लेकिन सीएल्फ ने एल्जर का जिक्र तक नहीं किया। कैटेलिया ने भारी चश्मा पहना और कहा, मैं उस खून का इस्तेमाल ट्रैकिंग के लिए नहीं करूंगी। एल्जर ने सोचा, फिर सिर हिलाया और उससे विदा लेकर एक अंधेरी गली में मुड़ गया। वह कई चक्कर काटे और फिर बयाम छोड़ दिया। वह रेजिस्टेंस की निजी बंदरगाह पर लौटा, फिर ब्लू अवेंजर जहाज पर चढ़ गया। उसकी क्रू पिछले कई दिनों से थक चुकी थी और लगभग सारे पैसे खर्च कर चुकी थी, इसलिए वे सब जहाज पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि फिर से समुद्र की ओर निकल सकें। एल्जर को लौटते देख एक सेलर तुरंत उठकर बोला, कैप्टन आपने खाना खा लिया? नहीं, मेरे लिए कुछ आसान सा बना दो। वह सेलर जो थोड़ा बहुत खाना भी बनाता था बोला, अच्छा, आज जंगल से ताजे मशरूम मिले हैं, मैं उन्हें बटर में पैन फ्राई कर दूं। मशरूम के बारे में सुनते ही एल्जर को वो अजीब से सीन याद आ गए जो प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स के साथ हुए थे, लेकिन उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, एक स्टेक बना दो। ईस्ट बयाम के जंगल के किनारे 2 मैरिनेट्स के साथ क्लीन जल्दी में नहीं था। वह पास के शहर गया ताकि एडमिरल हेल लडवेल के मांस को छिपाने के लिए कोई डाई खरीद सके, पर उससे पहले उसे एक और काम करना था, कैल्डेरॉन सिटी के एक्सप्लोरेशन के लिए एक हेल्पर ढूंढना। क्लीन कभी अकेला काम नहीं करता, खासकर जब जान का खतरा हो। अगर विकल्प होता तो वह पावर हाउसेस की मदद जरूर लेता, कोऑर्डिनेट्स शेयर करने और कीमत चुकाने के बदले। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी जरूरी इंग्रेडिएंट मिल जाए और वह जिंदा भी बच जाए। क्लेन ने धीमी सांस ली। उसने एडवेंचरस हारमोनिका निकाली और बजाई। सन्नाटे में रीनेट टिनेकर 4 सिरों को हाथ में पकड़े हुए अब इससे बाहर आ गई। क्लेन ने सोचकर कहा, मैं जल्द ही कैल्डेरॉन सिटी की पेरिफेरल रीजन एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स भी हैं। क्या मैं आपको हायर कर सकता हूँ इस एक्सप्लोरेशन में आपकी मदद के लिए? क्या कीमत होगी? रीनेट टिनेकर के चारों सिर बारी बारी से बोले, नहीं कर सकती, मैं अंदर नहीं जा सकती। अंदर नहीं जा सकती। 7 लाइट्स अंदर नहीं जा सकते कुछ विशेष कारणों से। क्लेन चुपचाप सोच में डूब गया। क्या कैल्डेरॉन सिटी में स्पिरिट वर्ल्ड की हाई लेवल क्रीचर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं? लेकिन मिस मैसेंजर को ये कैसे पता? क्या वो पहले वहाँ जा चुकी है? अगर ऐसा है तो मुझे रेड लाइट या मैजिक मिरर से पूछने की भी जरूरत नहीं थी, या फिर उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे ये बताया होगा। धीरे धीरे उसने सांस छोड़ी और रीनेट टिनेकर को सोने का सिक्का पकड़ाते हुए बोला, समझ गया, जानकारी के लिए धन्यवाद। रीनेट की एक सिर ने सिक्का लिया, फिर वो पूरी की पूरी स्पिरिट वर्ल्ड में समा गई। क्लेन वहीं खड़ा सोचता रहा, अब मदद कहाँ से मिलेगी? मिस्टर एजिक तो सो रहे हैं, पता नहीं कब जागेंगे। उनका इंतजार करना नामुमकिन है। ऑब्सेप्टेंट अब पैदा होने वाला है, लेकिन वो अभी सिर्फ एक बच्चा है, अपनी शक्ति के सबसे निचले स्तर पर। ऊपर से अगर उसने बैकलैंड छोड़ा या अपनी शक्ति दिखा दी तो एंजल ऑफ फेट ओरोबरोस उसे फिर ढूंढ निकालेगा। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का कोई डेमीगॉड जैसे काउंसलर रिचियार्डो नहीं, वहाँ अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। सभी काउंसलर्स डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी लेकर दुनिया भर में छिपते फिर रहे हैं। वे किसी और काम में हाथ नहीं डालेंगे। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट, मेरी उससे जान पहचान कम है। ऊपर से द फूल के पास पहले से ही डेमीगॉड्स और एंजल्स हैं। एक ब्लेसेड को तो आसानी से कोई मदद मिल जानी चाहिए, और अगर मैं इसे सहयोग का नाम दूं तो ये मेरे खुद के कई बड़े रहस्यों को उजागर कर देगा। क्लेन ने कड़वी मुस्कान दी। दिखने में द फूल के पास कई डेमीगॉड्स और एंजल्स हैं, पर असल में तो द फूल उनके पीछे चुपचाप फोटो बॉम्बिंग कर रहा है। सिटी ऑफ सिल्वा का चीफ, ये एक अच्छा सौदा हो सकता है, लेकिन वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से बाहर ही नहीं आ सकता। ये मौका बिजारो बैन के लिए रखना बेहतर होगा। सैंग्विन के बुजुर्ग, उनसे कोई उचित कारण देकर मदद लेना मुश्किल है, और मुझे लिलित तक उजागर होने का खतरा है। क्या जाने वो मरी हुई देवी सच में मरी भी है या नहीं। अगर वो प्रीमोर्डियल मून ही निकली तो मेरा पुनर्जीवन तो गया। एक एक करके सभी नाम उसके मन में आए और एक एक करके उसने उन्हें खारिज भी कर दिया। आखिरकार वो ठंडी सांस लेकर बोला, जब जरूरत हो तो दोस्त हमेशा कम पड़ जाते हैं। उसके मन में एवरनाइट गॉडेस को प्रार्थना करने का विचार आया। क्या वो एवरनाइट या क्रिम्सन को बुलाकर उनसे शक्ति मांग सकता है? क्या गॉडेस उसे स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडर का पाउडर और सोल बॉडी सीधा दे देगी, या किसी आर्क बिशप या एस्थेटिक को भेज देगी? लेकिन वो इस ख्याल पर ही रुक गया। क्लेन भली भांति जानता है कि देवताओं से बार बार मदद मांगना, उन पर निर्भर हो जाना बेहद खतरनाक है, और असलियत ये थी कि वो सीक्वेंस 0 गॉडेस के सामने कोई शर्त नहीं रख सकता। अगर देवी कहना चाहे तो वैसे देंगी, अगर ना देना चाहे तो प्रार्थना बेकार है। अगर मैं ओल्ड नील जितना बेशर्म होता तो शायद कोशिश कर लेता। गॉडेस ने उसका कर्ज भी चुका दिया था और उसके कब्ज भी ठीक कर दी थी। वो अपने भक्तों पर खूब दया करती हैं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्लेन थोड़ी देर हंसी दबाते पुरानी बातें याद करके सोच में डूब गया। अब उसने सोचा, दोस्त नहीं मिले तो दुश्मनों को ही इस्तेमाल कर लूं। अगर मैं ब्लैक एम्परर कार्ड, टायरेंट कार्ड और रेडियो ट्रांसीवर ले जाऊं और कैल्डेरॉन सिटी के दरवाजे पर इंतजार करूं, तो जैसे ही किंग ऑफ द 5 सीज नेस्ट या चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स आए, तुरंत सिटी ऑफ द डेड में कूद जाऊं। फिर वो खुद ही हंस पड़ा, नहीं, ये बहुत जाहिर है। किंग नेस्ट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के लोग मेरे पीछे अंदर नहीं आएंगे, वे बाहर ही इंतजार करेंगे ताकि मैं निकलूं तो पकड़ लें। एबॉमिनेशन सुआ मेरा पीछा कर सकता है, लेकिन वो एक एंजल है। कैल्डेरॉन सिटी के बाहरी क्षेत्रों से नहीं रोक पाएंगे। मैं खुद को मुसीबत में फेंक दूंगा। काफी सोचना विचारने के बाद उसने ये योजना भी छोड़ दी। मैं हाई सीक्वेंस नहीं हूँ और इस समय ब्याम जैसी स्थिति कहीं पैदा नहीं कर सकता। अब उसकी नजर उसके 2 मैरिनेट्स पर गई और फिर टैरो
हजारों क्लब के सदस्यों के नाम उसके दिमाग से गुजरे। तभी उसे याद आया, मिस शारिन ने कहा था कि टूटन सेत्सु दोम की मम्मी उसके एडवांसमेंट रिचुअल की एक की है, यानी वो डेमीगॉड सीक्वेंस 4 पपेट बनने वाली है। अगर वो सफल हो गई तो मैं उससे मदद ले सकता हूँ। हमारी साझेदारी भी अच्छी रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसकी मदद की थी। आज मुझे उम्मीद कम से कम मिल तो रही है। क्लेन ने हल्का सा भावुक होकर कागज और पेन निकाला। एंजो की पीठ को टेबल की तरह उपयोग करते हुए उसने लिखा, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। लेकिन वो रुक गया। ये शुरुआत बहुत बनावटी है और शैरन इस तरह की बातें पसंद नहीं करती। वो सीधे मुद्दे पर आती है। उसने पन्ना जला दिया और नया लिखा, मेरे पास कैलरॉन सिटी के स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि आप डेमीगॉड बन चुकी हैं तो मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ। यदि नहीं तो चिंता न करें, मैं अन्य मित्रों से मदद ले लूंगा। शर्लॉक मोरियार्टी। उसने चिट्ठी मोड़ी, मां मरियम के नाम संबोधित की, फिर रीनेट टेनेकर को बुलाया। रीनेट अंधेरे से बाहर आई, हमेशा की तरह बेचैन और रहस्यमयी। क्लीन ने चिट्ठी और सिक्का पकड़ाकर कहा, इसे बैकलैंड हिल्स्टन 126 गार्डे स्ट्रीट भेजो, सीधा लेटर बॉक्स में डाल देना। एक सिर ने कहा, ठीक है। दूसरे सिर ने चिट्ठी और सिक्का उठा लिया। क्लीन थोड़ा चिंतित होकर बोला, पिछला नक्शा तुमने खोया तो नहीं? तुम्हें हिल्स्टन बरो पता है? गार्डे स्ट्रीट ढूंढ लोगी? बाकी सिरों ने जवाब दिया, नहीं मुझे पता है, ये बहुत आसान है ढूंढना। क्लेन ने राहत की सांस ली और मैसेंजर को विदा किया। उसने फिलहाल कैल्ड्रॉन सिटी की चिंता एक तरफ रख दी और लुडवेल मैरिनेट की डिस्गाइज बनाने में लग गया। अगली सुबह एक सांवली त्वचा वाला, हल्के घुंघराले बालों वाला आदमी लो एंड शैली के पोशाक और आधी रेशमी टॉप हैट पहने अपने 2 नौकरों के साथ जंगल किनारे बसे ट्रिनिक्स सिटी में दाखिल हुआ। ये शहर लकड़ी, लबर और जंगल से मिलने वाली चीजों के व्यापार पर टिका था और कहा जाता था कि यहाँ कई हेयर ग्रोथ रिसर्च सेंटर्स भी हैं। स्थानीय अमीर व्यक्ति का भेष लेकर क्लेन ने होटल ढूंढ लिया। रतन की बनी रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठकर उसने अपने काम को देखा। विनर एंजो की स्किन लगभग पूरी तरह काली कर दी गई थी। पतले मुलायम बाल, घनी भौएं और चेहरे की गहरी छाया वाली रेखाएं। उसके कपड़े बालम शैली के ढीले ढाले सिकड़े हुए पैंट्स और काले सफेद रंग की शर्ट थी। वो बिल्कुल किसी बड़े प्लांटेशन मैनर का स्थानीय नौकर लग रहा था। दूसरी ओर एडमिरल हेल लुडवेल के शानदार कपड़े अब एंजो जैसे ही बना दिए गए थे। उसकी खुली त्वचा पर जलने के निशान बना दिए गए थे और उसका सिल्वर मास्क गहरे लोहे जैसे रंग में रंगा गया था, जैसे वो आग में झुलस गया हो और अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहन रहा हो। दोपहर में खाना खाने के बाद क्लेन को स्टैग्ड इल्यूजनरी प्रेयर सुनाई दी। पुरुष की आवाज, मिस्टर हैंगमैन हो सकता है, या एमलिन, या लिटिल सन। वैम्पायर पाथवे की सीक्वेंस 5 कैरेक्टरिस्टिक का लेनदेन शुरू होने वाला है। वो बाथरूम में जाकर 4 कदम उल्टी दिशा में लेकर ऊपर जाने ही वाला था कि उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन सक्रिय हो गई। उसने स्पिरिट विजन खोला और देखा, रीनेट टेनेकर बिना सिर की आकृति लिए स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आई। एक सिर के मुंह में चिट्ठी पकड़े। क्या शैरन का जवाब आ गया? उसने पहले उसका धन्यवाद किया, फिर चिट्ठी लेकर पढ़ी। माफ कीजिए, मुझे शायद अभी 1-2 महीने और तैयारी करनी होगी। अगर तब आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं खुशी से करूंगी। शैरन, 1 से 2 महीने? कोई बात नहीं, मेरी पोषण अभी पूरी तरह डाइजेस्ट भी नहीं हुई। उसने सिर हिलाया और जवाब लिख दिया, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मेरा काम तत्काल नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। शर्लॉक मोरियार्टी। उसने रीनेट को चिट्ठी और सिक्का सौंपा और हिल्स्टन बरो 126 गार्डे स्ट्रीट भेजने को कहा। जैसे ही वो वापस बैठा, अचानक उसके मन में एक एहसास उठा, युद्ध में स्काउटिंग सबसे जरूरी है, तो मैं कैल्ड्रॉन जैसे खतरनाक स्थान में बिना जानकारी के कैसे चला जाऊं? जब शैरन आगे बढ़ जाएगी, मैं पहले वहां जाकर स्काउटिंग करूंगा, बिना किसी रिस्क के। जैसे वहां की एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्शंस, डेथ डोमेन पर असर, क्या सिर्फ एक फिक्स्ड एंट्रेंस है या मैं अंदर से ग्रे फॉग तक लौट सकता हूँ? सारी जानकारी मिलते ही मैं योजना बना सकता हूँ और डिविनेशन तो करनी ही होगी। अपना मन दृढ़ करके क्लीन बाथरूम में चला गया। यहाँ से चैप्टर 925 चूजिंग क्लोथ्स शुरू होता है। असीमित सफेद धुंध के ऊपर भव्य पुराने हाल में क्लाइन ने पहले डिविनेशन शुरू नहीं की। उसने सबसे पहले द हैंग्डमैन एल्गर के जरिए किए गए सैक्रिफाइस का जवाब दिया और ओशन सॉन्गस्टर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बने हुए केन को अपने सामने प्रकट कर लिया। वर्ड ऑफ द सी, इस नाम को सुनकर क्लाइन को कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। ये सी गॉड सेप्टर का हल्का सा वीक वर्जन ही है। इसमें लाइटनिंग स्टॉर्म या सुनामी जैसी डेमीगॉड लेवल शक्तियां नहीं हैं। ऊपर से इसमें काफी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। क्लाइन ने काले चांदी जड़े हुए उस केन को छूते हुए सोचा, ग्रे फॉग की रहस्यमयी जगह ने शायद इस केन की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को दबा दिया था। वो लकड़ी के एक सामान्य टुकड़े की तरह शांत पड़ा हुआ था। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया। जिन मिस्टिकल आइटम्स में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वे वाकई झंझट भरे होते हैं, लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब है कि उनसे बात की जा सकती है। जैसे डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा सिखाने पर वो भी सीधा हो गया था। और वैसे भी मैं इसे सीधे अपने हाथ में नहीं रखूंगा, विनर एंजो इसे पकड़ेगा। उसकी पैसिव लक वैसे भी 0 है और वो लगातार लक जमा कर रहा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा तो चलेगा। इससे अगर केन कभी उसे गिराने या मारने की कोशिश करे तो वो आसानी से बच निकलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तो इस केन की शरारतें कभी कभी फायदेमंद भी हो सकती हैं। अगर मुझे किसी मैरियोनेटिस्ट, स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर या बिजारो बेन ने अचानक काबू कर लिया तो मेरे विचार और हरकतें सुस्त हो जाएंगी। ऐसे में अगर ये केन अचानक मुझे धक्का मार दे या मुझे गिरा दे तो हो सकता है मैं नियंत्रण से बाहर निकल जाऊं। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो नेगेटिव इफेक्ट्स भी फायदा बन जाते हैं, लेकिन सामान्य लड़ाई में ऐसी शरारतें मुसीबत बन सकती हैं। कैसे ने नियंत्रण
नियंत्रित करें ये सोचना पड़ेगा। बिजली वाला नेगेटिव इफेक्ट उससे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। तूफानी मौसम वैसे भी रोज नहीं आता और एक सीआर होने के नाते मैं रोज का मौसम डिविनेशन से पहले ही देख सकता हूँ। अगर अचानक बिजली गिरने लगे तो केन को एंजो पकड़ा दूंगा ताकि बिजली उसके पास के लाइटनिंग रॉड पर जाए, मेरे ऊपर नहीं। क्लाइन हल्का हंसा। उम्मीद है मैं खुद लाइटनिंग रॉड नहीं बन जाऊंगा। असल चिंता ये थी, केन हर 6 घंटे में जोर जोर से गाता था, वो भी बियॉन्डर फिंगिंग, मतलब एक विशाल एओई अटैक। क्लाइन ने तय किया कि केन से बात करेगा ताकि वो कम गाए या गाने से पहले चेतावनी दे दे। वैसे क्रीपिंग हंगर भी लगभग चिल्लाने के समय पर ही होगा। ये सोचते हुए क्लाइन ने अपने बाएं हाथ से ह्यूमन स्किन ग्लव उतारकर कचरे के ढेर के पास फेंक दिया। फिर उसने वर्ड ऑफ द सी को भी उसकी ओर उछाल दिया। उसने ग्रे फॉग की रहस्यमयी शक्ति सक्रिय की और उनके चारों ओर एक साउंड बैरियर बना दी ताकि क्रीपिंग हंगर और वर्ड ऑफ द सी कुछ समय अकेले बिताएं। इसके बाद क्लाइन ने कागज और पेन कॉन्ज्योर कर डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। आज कैल्डेरॉन सिटी के बाहरी इलाके की मेरी जांच खतरनाक है। उसने स्पिरिट पेंडुलम निकाला, टोपास को कागज के ऊपर रखा और 7 बार चैंटिंग करने के बाद आंखें खोली। टोपास बिल्कुल स्थिर था। डिविनेशन विफल। कैल्डेरॉन सिटी की असली स्थिति पूरी स्पिरिट वर्ल्ड से छुपी हुई है। डिविनेशन के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऊपर से वो एक एंशिएंट गॉडेस का डिवाइन किंगडम था। वहां मौजूद रेजरेक्शन सेटअप भी डिविनेशन में इंटरफेयर करेगा। क्लाइन ने पेंडुलम रखकर सोचा, मुझे रेड लाइट की बात पर ही भरोसा करना होगा। कैल्डेरॉन सिटी की बाहरी सीमा उतनी खतरनाक नहीं है और मेरे पास मैरियोनेट्स हैं, वे पहले अंदर जा सकते हैं। अगर ग्रे फॉग को रोक दिया गया तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर नहीं रोका गया तो मैं खुद प्रवेश करूंगा। निर्णय हो गया। क्लाइन ने साउंड बैरियर हटाई और देखा कि क्रीपिंग हंगर 3 उंगलियों के सहारे किसी तरह खुद को संभाल रहा था। उसके हाथ की हथेली में बना मुंह हाँफ रहा था। सफेद दड़ावने दांत दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ वर्ड ऑफ द सी केन धरती पर पड़ा था, कभी कभी कांप रहा था और उसके सिरे से नीले बुलबुले निकल रहे थे। क्लाइन ने संतुष्टि से कहा, अच्छा है, आखिरकार शांति मिली। और तभी केन अचानक खड़ा हुआ और जैसे कोई उससे पकड़े हुए हो वैसे उछलता हुआ क्लाइन के आसपास घूमने लगा। क्रीपिंग हंगर भी उंगलियों के बल उसका पीछा करने लगा, लेकिन बीच में लुढ़क कर गिर गया। क्लाइन कुछ पल उन्हें देखता रहा। मिस्टर ए के साथ फ्यूजन के बाद क्रीपिंग हंगर में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तो आ गई है, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत कम है। ये विंड ब्लेस्ड आत्मा को ग्रेज कर चुका है, ये उड़ सकता है, फिर भी ये अपनी उंगलियों पर दौड़ रहा है। उसने केन की ओर देखा। और तुम तो सीक्वेंस 5 सेलर पाथवे के हो, एक ही टांग पर कूदना ही आता है। इतने छोटे छोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या तुम सब बच्चे हो? नहीं, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो तुमसे ज्यादा समझदार है। दोनों चुप हो गए, जैसे डांट खाकर रुक गए हों। क्लाइन ने टूटी बातचीत को निगलते हुए नरमी से वर्ड ऑफ द सी को उठाया और उससे गंभीरता और ईमानदारी से बात की। बातचीत सफल रही। केन ने वादा किया, वो कम से कम गाएगा। अगर गाना रोक ना पाया तो पहले चेतावनी देगा, जैसे थोड़ा कांपना या ऊपर नीचे हिलना। और फिर उसने एक गाना गाकर अपना रिक्वेस्ट बताई, कभी भी क्रीपिंग हंगर पहने हुए हाथ से मुझे छूना मत, और अगर कभी ऐसा करना पड़े तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। क्लाइन ने हल्का हंसते हुए क्रीपिंग हंगर को वापस पहन लिया। अब वह सोचने लगा, कैल्डेरॉन सिटी की स्काउटिंग के लिए कौन कौन चीजें ले जानी चाहिए। मैरियोनेट्स तो तय थे, वे रास्ता जांचेंगे, जाल पहचानेंगे और खतरों को झेलेंगे। एंजो फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहनेगा, लडवेल हैरिस स्वॉर्ड लेगा और एंजो वर्ड ऑफ द सी पकड़ेगा। क्लाइन खुद स्पिरिट बॉडी रूप में जाएगा ताकि स्लाइटेस्ट डेंजर पर समनिंग तोड़कर सीधे ग्रे फॉग में लौट सके। अब सबसे बड़ा सवाल, वो कौन से क्लोथ्स यानी मिस्टिकल आइटम साथ ले जाए। अजिक का कॉपर विसल नहीं, वो डेथ से जुड़ा है और कैल्डेरॉन सिटी एंशिएंट डेथ की जगह है, इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ब्लैक एम्परर कार्ड या टैरेंट कार्ड। हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड में जाने से मेरे मैरियोनेट्स के खून का कोई मतलब नहीं। इसका फायदा है मैं सी गॉड सेप्टर भी साथ ले जा सकता हूँ। कैल्डेरॉन सिटी स्पिरिट वर्ल्ड के भीतर है, रॉडस्टेड आर्कीपेलागो से बहुत दूर। सी गॉड सेप्टर को बिलीवर्स की प्रार्थनाएं प्रभावित नहीं करेंगी। समस्या सिर्फ ये थी, टायरेंट कार्ड मुझे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देती है और एक्सप्लोरेशन में ये बहुत खतरनाक है। लेकिन समाधान आसान था। टायरेंट कार्ड की मौजूदगी में सी गॉड सेप्टर के प्रभावों को कुछ हद तक दबाती है और दोनों वस्तुओं को एंजो या लडवेल पकड़ सकते हैं। इन दोनों की जोड़ी बनाकर क्लाइन लगभग आधा सीक्वेंस 4 बन सकता था, जिससे जोखिम काफी कम हो जाता। और जब मिस शैरन मेरे साथ जाएगी तो मैं खुद को ऐसे ही इक्विप कर सकता हूँ और उससे रेत या इविल स्पिरिट रूप में रहने को कह सकता हूँ। और अगर कैल्डेरॉन सिटी ग्रे फॉग को रोक दे तो मैं बाहर से देखकर वापस लौट जाऊंगा, कोई मुझे लॉक नहीं कर पाएगा। अगर ग्रे फॉग को नहीं रोका और किसी चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का डेमीगॉड मेरे पीछे खिंचा चला आया तो मैं उसे भी इस्तेमाल कर लूंगा। अचानक क्लाइन ने टैरेंट कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया। वो कार्ड सीधे उसकी हथेली में आ गिरा। उसने कार्ड को अपने सोल बॉडी में मिला लिया। तुरंत उसके भीतर अत्यधिक शक्ति और टेरिफाइंग ऑरा बाहर आने लगा। उसके सर पर भारी ताज उभर आया। उसके कपड़े गहरे नीले लगभग काले पोप का छोगा बन गया। उसके चारों ओर हवा गरजने लगी। वो हल्का ऊपर उठा और उसके हाथ में सफेद हड्डी का सेप्टर उड़कर आ गया और सेप्टर पर लगे जेम्स चमकदार नीली और चांदी जैसी बिजली छोड़ रहे थे। वर्ड ऑफ द सी केन गिरते ही घुटनों के बल बैठ गया, जैसे क्लाइन अब किसी टायरेंट सम्मानित पादरी का रूप धारण कर चुका हो। यहाँ से चैप्टर 926 स्पाइरलिंग सिटी शुरू होता है। मैं सच में थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन
लेकिन इतना गुस्सैल भी नहीं। पोप का मुकुट और गहरे नीले चोगे पहने हुए, हाथ में सी गॉड सेप्टर लिए क्लाइन ने अपने नए रूप को ध्यान से देखा। इससे साफ था कि टायरेंट कार्ड सी गॉड सेप्टर के नेगेटिव इफेक्ट्स को कुछ हद तक दबा सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। क्लाइन ने कॉजिटेशन का उपयोग कर खुद को शांत किया और कोने में पड़े कबाड़ के ढेर की ओर देखा। ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स, ये मेरा अब तक का सबसे मजबूत डिफेंसिव आइटम है। इसके और भी कई जादुई उपयोग हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसे ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वल्ट ने बनाया था। लिटिल सन के अनुसार ये ड्रैगन प्राचीन डेथ फीनिक्स एंसेस्टर ग्रीग्रेस का सहयोगी था। अगर मैं ये किताब कैल्डरॉन ले गया तो कौन जानता है कि ये क्या अनचाही घटनाएं शुरू कर दे। सुरक्षित यही है कि इसे ना ले जाऊं। अजिक की कॉपर विसल भी नहीं, म्यूटेटेड पेपर फिगरीन भी नहीं, दोनों में आर्टिफिशियल डेथ की बची हुई ऑरा है। ये कैल्डरॉन सिटी की खोज के दौरान भय पैदा भी कर सकती है, लेकिन जोखिम उसकी तुलना में ज्यादा है। प्रीस्ट ऑफ लाइट की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, ये मृतात्माओं के खिलाफ बहुत कारगर है। सिटी ऑफ द डेड में बेहद उपयोगी, लेकिन ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, मिस्टिकल आइटम नहीं बना है। इसकी शक्ति सीमित है और साइड इफेक्ट्स बहुत खराब। ऊपर से बिजली भी मृतात्माओं को शुद्ध कर सकती है, तो सी गॉड सेप्टर और वर्ड ऑफ द सी पर्याप्त हैं। इन सब बातों को सोचते हुए क्लाइन ने जंक पाइल में बचे बाकी आइटम्स भी हटा दिए। उसने ह्यूमन स्किन ग्लव फिर से पहना, सी गॉड सेप्टर हाथ में लिया और वर्ड ऑफ द सी को हवा में बुलाकर दाहिने हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने सोल की रूप रंग बदली, चेहरा ताज की छाया में पूरी तरह छिपा दिया। वो धीरे से खड़ा हुआ, गहरे नीले चोगे हवा में लहरा रहे थे और सफेद हड्डी का सेप्टर चमक रहा था। सिर्फ एक कदम में समनिंग डोर से गुजरते ही वो कैंडल लाइट से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। वो टॉयलेट के अंदर खड़ा था। वो बाहर आया और एंजो को वर्ड ऑफ द सी पकड़ने को बुलाया। फिर उसने डेथ नेल निकाला और इसे लडवेल यानी एडमिरल हेल को दे दिया। ये सब पूरा होने के बाद क्लाइन ने अपनी दोनों मैरियोनेट को लिया और ट्रैवलिंग की मदद से मिस मैजिशियन द्वारा दिए गए स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ गया। यात्रा बहुत आसान रही। टायरेंट ऑरा ने सब स्पिरिट क्रीचर्स को डरा दिया था। कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जल्द ही क्लाइन अपनी जगह पर पहुंच गया। उसके सामने का दृश्य बाकी स्पिरिट वर्ल्ड जैसा दिखाई दे रहा था। हल्की धुंध, दूर दूर कुछ आंखें उसे देखते ही गायब हो जाती थीं। कपड़े हवा में लहरा रहे थे। क्लाइन ने चारों ओर जल्दी से नजर डाली और एंजो और लडबेल को आगे भेज दिया, धुंध के एक ऐसे हिस्से में जो बहुत सामान्य दिख रहा था। और अचानक उसकी नजर तेजी से फैल गई। एक विशाल पौराणिक आकार का शहर उसके सामने खड़ा था। एक स्पाइरल शहर। ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ता था, बल्कि नीचे की ओर, जमीन के भीतर घूमता हुआ गहराई में उतरता जाता था, जैसे एक उल्टी दफन भूमि, एक इन्वर्टेड मौसोलियम। इमारतें हर तरह की थीं, पर सब अजीब। कुछ में ऊंचे सफेद पत्थर के स्तंभ थे और ऊपर एक विशाल घर तराशा हुआ था। कुछ लंबी और आयताकार थीं, जिनके दरवाजे छत पर थे और पूरे भवन में एक भी खिड़की नहीं। कुछ जमीन के नीचे खुदी थीं और उनके दरवाजों पर गब्र का पत्थर लगा था। कुछ सफेद बत्तियों से बनी थीं, बिखरी और डरावनी। जितना नीचे उतना सुरक्षित और संपूर्ण, जितना ऊपर उतना टूटा फूटा, समय से सड़ा हुआ। क्लाइन ने अपनी मैरियोनेट्स को रोक दिया। वो शहर के किनारे खड़ा था, लेकिन नीचे की गहराई में मौजूद सबसे अंतिम हिस्से को नहीं देख पा रहा था। वहां इतनी गहरी अंधेरी थी मानो हजारों साल से कोई रोशनी ना पहुंची हो। एंजो ने सिर झुकाया और एंशिएंट हर्मीस में मंत्र पढ़ा। वह फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी राजा, पीले और काले का राजा जो भाग्य का मालिक है। मंत्र खत्म होते ही क्लाइन ने स्टैग्ड इल्यूजरी प्रेयर सुनी, उसी पुरुष की आवाज जो पहले मैरियोनेट की प्रेयर में थी। अच्छा, इसका मतलब कैल्डरॉन सिटी ग्रे फॉग को नहीं रोकती, कम से कम बाहरी सीमा तक तो नहीं। मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन वो तुरंत नहीं हिला। उसने लडवेल को आगे हाथ उठाने का आदेश दिया। लडवेल की हथेली से रोशनी फूटी और अचानक वहाँ एक विशाल दोहरे तांबे के दरवाजे उभर आए। दरवाजे धुंधले थे, अधूरी आकृति वाले। उनकी सतह पर अनगिनत रहस्यमयी पैटर्न थे। एक चर्र की आवाज के साथ दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर सबसे गहरी, सबसे भारी अंधेरी। उस अंधेरे में कभी ऊपर उठते, कभी नीचे गिरते फीके सफेद रंग घूम रहे थे, मानो रोशनी रहित रात में बहती नदी। दोनों तरफ कैल्डरॉन सिटी जैसे सफेद पत्थर के स्तंभ थे, पर और भी अतिशयोक्ति। तभी अर्ध पारदर्शी आंखें और इनडिस्क्राइबेबल चेहरे दरवाजे के दरार में उभर आए, मानो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हों। क्लाइन की आंखों में हल्की जलन हुई। उसने तुरंत लेडवेल से मुट्ठी बंद करवाई। धड़ाम, दरवाजा बंद हुआ और गायब हो गया। ये लाइफ एंड डेथ को अलग करने वाला दरवाजा अब अंडरवर्ल्ड नहीं दिख रहा, ये कैल्डरॉन सिटी के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ गया है। क्लाइन ने सोचा, तो इसका मतलब कैल्डरॉन सिटी ने डेथ डोमेन की शक्तियों को ही बदल दिया है। उसने लडवेल को दूसरा पावर एक्टिवेट करने को कहा। लडवेल के शरीर की बाईं तरफ वाला हिस्सा अस्थिर, धुंधला होने लगा। हरा सी रोशनी उठी, जैसे वह किसी रेत या स्पेक्टर में बदल रहा हो। उसकी बाह लंबी हो गई, जैसे वास्तविकता का नियम उस पर लागू नहीं होता। उसकी हथेली से एक इल्यूजरी चेहरा बाहर निकला, मुंह आधा खुला, जीभ सांप जैसी सफेद फर से ढकी हुई। एक अत्यंत अवास्तविक हरकत में वह जीभ बहुत दूर तक फैल गई, जैसे किसी इंसान की आत्मा को चूस ले। सही है,
लडवेल का डेथ एनवॉय पावर बदल गया है। अब वह दूर से स्पिरिट बॉडी निकालने के बजाय उसे सीधे खा सकता है। क्लाइन ने एंजो और लडवेल के जरिए बाकी पावर्स भी जांच लिए और पाया कि डेथ डोमेन की सभी शक्तियां और प्रबल हो गई हैं। फिर उसने एंजो के जरिए फेट डोमेन और सीलर पावर्स की जांच की। डेथ डोमेन की सभी शक्तियां और प्रबल हो गई हैं। फेट से जुड़े पावर्स पर असर नहीं। लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत कमजोर, बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। विंड ब्लेड, सिंगिंग, स्केल्स, बैलेंस, वाटर मेम्ब्रेन जैसे थे वैसे ही रहे। इसके बाद क्लाइन ने दोनों मैरियोनेट्स को नीचे की ओर उतरने को कहा, टूटी इमारतों के पास सीढ़ियों से होकर। जैसे ही वे 200 मीटर की सीमा के पास आए, क्लाइन ने गहरी सांस ली। वह सी गॉड सेप्टर को कसकर पकड़कर धुंध में कदम रखा और तुरंत ही उसका दिमाग भारी हो गया। दृश्य बदल गया। वह कैल्डरॉन सिटी के अंदर था। चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को काला सा किया और खुद को एक शैडो में बदल दिया, भूत जैसा, बिल्कुल तैरता हुआ। उसके हाथ में केवल सी गॉड सेप्टर चमक छोड़ रहा था, जिसे उसने टायरेंट कार्ड और सोल की शैडो से छिपा लिया। वो कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स की शैडो में छिपकर आगे बढ़ने लगा, एंजो और लडवेल के करीब रहते हुए। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बहुत शांति है, अत्यंत अप्राकृतिक शांति, इतनी कि लगे ये शहर पूरी तरह मर गया है। कोई जीव, कोई डेड क्रिएचर, कोई स्केलेटन, कुछ नहीं। अरोडेस और रेड लाइट के अनुसार ग्रीग्रेस ने शहर को अपरूट करके स्पिरिट वर्ल्ड में फेंकने से पहले सभी नागरिकों को जाने दिया था और कभी कभार स्पिरिट क्रिएचर्स यहाँ आते भी थे। पर इस शहर की आउटर रिंग पूरी तरह खाली थी, जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। उसे बेचैनी होने लगी। एंजो और लडवेल की आंखों से वह चारों ओर देख रहा था। तभी एक टूटी हुई सफेद पत्थर पर उसकी नजर पड़ी। ऊपर खंडहर बने भवन में एक सुनहरा डिस्क पड़ा था। उस डिस्क में प्रतिबिंब था, लेकिन वह एंजो नहीं, वह क्लाइन था, पोप की पोशाक में। क्लाइन पीलापन लिए हुए, सूनी नजर वाला, जैसे सदियों से मृत। यहाँ से चैप्टर 927 टायरेंट स्माइट शुरू होता है। छाया में छिपे हुए क्लाइन का दिल अचानक से धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया और किसी तरह का डर बाहर नहीं आने दिया। वो पूरी तरह सुनिश्चित था कि गोल्डन डिस्क में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब वास्तविक क्लाइन नहीं था। अगर वो सच में खुद होता तो एंजो ने ग्रे फॉग को देख लिया होता और ऐसे दृश्यों की झलक पाकर क्लाइन तुरंत बेहोश हो जाता। चूंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, इसका मतलब था कि वो प्रतिबिंब वास्तविक क्लाइन का नहीं था। क्लाइन ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स की दृष्टि सक्रिय की, एंजो को नियंत्रित किया, वर्ड ऑफ द सी उठवाया और सफेद स्तंभ और टूटी बिल्डिंग की तरफ बढ़ाया। काला मैरियोनेट धीरे धीरे गोल्डन डिस्क के पास पहुंचा। कमर झुकाकर छड़ी उठाए उसने आसपास को ध्यान से देखा। डिस्क दो हिस्सों की थी, भीतर और बाहरी। बाहर की बॉर्डर पर पक्षी जैसे जीवों की नक्काशी, लेकिन जो प्रतिबिंब दिख रहा था वो एंजो नहीं बल्कि वही भयानक मृत जैसा क्लाइन। पोप की पोशाक, टियारा, सी गॉड सेप्टर, सब कुछ वही। अगर ग्रे फॉग की कमी ना होती तो क्लाइन सोचता कि ये डिस्क उसके मैरियोनेट और स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए सीधे उसे प्रभावित कर रही है, या फिर उसी तरह जैसे सेंट ऑफ डार्कनेस को बैटल रूइंस में अनुभव हुआ था, किसी को एहसास तक न हो और उसका वास्तविक रूप अलग हो जाए। क्लाइन के मन में एक सवाल उठा, आखिर ये मतलब क्या है? क्लाइन अपनी शैडो अवस्था से निकलकर अपने आप को उस रूप में वापस लाया जो कैल्डरॉन सिटी में घुसते समय था। फिर क्लाउन पावर्स का उपयोग करके उसने अपने वर्तमान रूप की छवि मन में बनाई। हाथ में सफेद हड्डी का सेप्टर, नीले जड़े हुए रत्न, गहरे नीले रंग का केप वाला पैपल रोब, विभिन्न रत्नों वाला पैपल टियारा और चेहरा पूरी तरह उसकी छाया में छिपा हुआ। पूरा शरीर मृत जैसे ठंडक फैला रहा था, मानो ताजा ताजा कब्र से निकला हुआ ज़ॉम्बी हो। क्लाइन सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उसमें ऐसा परिवर्तन हो चुका है। ग्रे फॉग की कमी के अलावा गोल्डन डिस्क में दिखाई देने वाला मृत सा क्लाइन असल में वही था। ठीक है, जब ग्रे फॉग शामिल नहीं है तो डरने की बात नहीं। उसने खुद को शांत किया। इतना अनुभवी और अनुकूलनशील होने के बावजूद आज उसे जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ रहा था। सी गॉड सेप्टर उसे चिड़चिड़ा बनाए रखता था और ये स्थान फिनिक्स एंसेस्टर ग्रेग्रेस का दिव्य राज्य, जहाँ पुनर्जीवन का पूरा सेटअप मौजूद था, ये जगह असामान्यताओं से भरी हुई होगी ही। लुडवेल को लौटाकर क्लाइन ने खुद का गहराई से निरीक्षण किया। निष्कर्ष सामने आया, जब कोई जीव कैल्डरॉन सिटी में प्रवेश करता है तो वो स्वाभाविक रूप से मृत जैसी अवस्था में बदल जाता है। ये अंडरवर्ल्ड जैसा है, लेकिन फर्क बड़ा है। यहाँ जीव पहले अचानक नहीं मरते, धीरे धीरे अनडेड नहीं बनते, बल्कि सीधे डेड स्पिरिट में बदल जाते हैं। क्लाइन को पहले पता नहीं चला क्योंकि एंजो और लुडवेल पहले से ही मृत प्रकार के थे, उन पर यह परिवर्तन लागू ही नहीं होता। एरोडेस और रेड लाइट ने इस बारे में नहीं बताया क्योंकि ट्रैवलर्स, एंजल्स आदि शहर से बाहर निकलते ही अपनी स्थिति वापस पा लेते होंगे। ग्रे फॉग वाली शक्तियों पर तो इसका असर होना ही नहीं था और गोल्डन डिस्क पूरी तरह क्लाइन को नहीं दिखा रही थी, बल्कि कैल्डरॉन द्वारा प्रभावित क्लाइन को। अभी क्लाइन यकीन से निर्णय नहीं कर पाया था। तभी क्लैंग क्लैंग क्लैंग, पास में कहीं धातु पर किसी के चोट मारने की आवाज सुनाई दी। क्लाइन में घबराहट में कोई जल्दबाजी नहीं की। 2 सेकंड ध्यान से सुनकर उसने एंजो से गोल्डन डिस्क नीचे रखवाई और एक टूटी कब्र के पास भेजा। आधा टूटा हुआ टूम स्टोर एक इमारत से जुड़ा था जो नीचे की ओर बनी थी। उस पर लैंग्वेज ऑफ द डेड में लिखा था, अ ग्रूची मैन हु डाइड ट्राइंग टू सी हुज थिंग वाज हार्डर, हिज हेड और द अदर पर्सन्स हैमर। एंजो कब्र के चारों ओर घूमकर दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे का नॉब घुमाया, भारी दरवाजा खुलने लगा।
अचानक तेज आवाज करती हुई सफेद तीर जैसी रोशनी बाहर निकली। वे एंजो के चेहरे, सिर, छाती और जांघों को छूती हुई दूर जाकर जमीन में धंस गईं। लेकिन विनर एंजो को कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैरियोनेट खतरनाक जगहों के लिए बहुत शानदार होते हैं, क्लेन ने मन में कहा। अंदर एक ब्लैक स्मिथ था, एक विशालकाय गहरे नीले से काले त्वचा वाला, जिसका सिर ऐसे फूटा था मानो तरबूज फट गया हो। वो हथौड़ा लेकर लगातार मार रहा था। उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेट्स सामान्य थे, आत्मा को कोई और नियंत्रित नहीं कर रहा था। इससे क्लीन ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो एंजो को आगे देखने को कहता, क्लीन अचानक सुन्न पड़ गया। विचार धुंधले हो गए। ये एहसास उसे पहले भी हुई थी, टिंगन में सील्ड आर्टिफैक्ट 2049 के प्रभाव में। अब मैरियोनेटिस्ट बनने के बाद क्लेन समझता था उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स किसी ने पकड़ ली थी, किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया था। और इस बार केवल जोड़ जाम नहीं हुए, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो बिजली कौंध गई हो, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न। खतरा, ये स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर है। मैं सिर्फ इसकी सोल अवतार से सावधान था। इसके बराबरी वाले साथी का, उस जायंट ब्लैक स्मिथ का ध्यान नहीं रहा, और मैरियोनेट होने की वजह से मैंने अपनी सुरक्षा को हल्के में ले लिया। उधर जायंट ब्लैक स्मिथ एंजो को कुचलने दौड़ा और क्लीन की गर्दन पर बर्फ जैसी हवा लगी। बाल खड़े हो गए। इमारतों, स्तंभों और कब्रों की हर दरार से अजीब जीव बाहर आने लगे। किसी का आधा शरीर, किसी का पारदर्शी, कोई नूडल जैसा लंबा, किसी की छाती फटी हुई, किसी के पूरे शरीर पर आंखें, कोई हवा में तैरता जेलीफिश जैसा। सबकी नजरें क्लीन पर। क्लीन ने कठिनाई से मुंह खोला और शब्द निकाला, सिंह। ग्लव के मुंह ने दांत दिखाते हुए गाना शुरू किया, प्रेज यू, सब कुछ रचने वाले प्रभु, परछाइयों के पर्दे के पीछे राज्य करने वाले। ग्लव की ये कर्कश आवाज, जिसमें ब्लैकबोर्ड घिसने जैसा टोन था, एंजो ने उसी में ब्लैक स्मिथ के वार से बचते हुए वर्ड ऑफ द सी को झाग निकालते देखा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्लीन के दिमाग में बिजली सी दौड़ी। सोचने की शक्ति वापस लौटी, लेकिन शरीर अभी भी जाम। उसने लुडवेल को नियंत्रित किया, जो पास ही था, और उससे खुद पर मुक्का मरवाया। धड़ाम। क्लीन पीछे हटा, कंट्रोल से बाहर आ गया, और तुरंत पोप की पोशाक हवा में फहराते हुए उसने सी गॉड सेप्टर उठाया। नीले रत्न चमक उठे। एक भयानक सफेद सिल्वर बिजली आकाश से गिरी और फिर शाखाओं की तरह फैल गई। सैकड़ों मीटर का पूरा क्षेत्र जंगल जैसी बिजली में बदला। सब कुछ राख। जो भी जीव निकले थे सब नष्ट हो गए, लेकिन क्लीन रुका नहीं। सी गॉड सेप्टर फिर चमका। दूसरी बार लाइटनिंग स्टॉर्म। पूरा क्षेत्र सागर जैसा उबल पड़ा। 2 बार लगातार गड़गड़ाहट। अंत में क्लीन थककर शांत हुआ। उसी पल उसके मन में बिजली कौंधी। लाइटनिंग स्टॉर्म बिना भेदभाव के मारती है। सिर्फ सेप्टर पकड़ने वाला और उसका साथी बचता है। इसका मतलब लुडवेल तो ठीक है, लेकिन एंजो। क्लेन ने तुरंत देखा, एंजो आधे टूटे टूमस्टोन के पास सिकुड़ा पड़ा था। पीछे विशाल मेटल का हथौड़ा, उसके चारों ओर छोटी बिजली की लहरें। कुछ दूर 2 झुलसे हुए गैर मानदी पैर पड़े थे। पूरी कब्र ढह चुकी थी। काले पत्थर और टाइल्स पर बिजली की चमक अब भी हिल रही थी। क्लेन ने राहत की सांस ली। विनर एंजो वाकई विनर है। इतनी भयानक बिजली सहकर भी नहीं मरा। उसकी पैसिव लक जरूर खर्च हुई होगी। क्लेन ने तुरंत स्पिरिट बॉडी थ्रेड विजन चलाई। वो स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर को ढूंढ रहा था। गहरी बिजली ने पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया था। अधिकतर इमारतें अब कोयला थीं। गोल्डन डिस्क भी टूट चुकी थी। तभी काफी दूर मलबे में हलचल हुई। एक आकृति उठी, न सिर न हाथ पैर, कपड़े जले हुए, शरीर पर काले निशान। क्लीन ने समझ लिया, यही स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर है। मेरी 2 बार की लाइटनिंग स्टॉर्म ने इसे दबा दिया है। यहाँ से चैप्टर 928 मिसडायरेक्शन शुरू होता है। यहाँ तक पहुंचकर क्लाइन को लगभग पूरी स्थिति समझ में आ गई थी। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के नियम के कारण जैसे ही वो कैल्डेरॉन सिटी में दाखिल हुआ, जहाँ साधारण मरने वाले आत्माएं तक नहीं थी, उसे तुरंत स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर ने लक्ष्य बना लिया। पहले उसने उस अजीब गोल्डन डिस्क को ठीक उसी रास्ते पर रख दिया जहाँ से एंजो गुजरने वाला था। इससे क्लाइन का ध्यान कैल्डेरॉन सिटी में जीवित प्राणियों पर होने वाले बदलाव की ओर खिंच गया। फिर उसने जायंट ब्लैकस्मिथ का इस्तेमाल किया, जो उसका सोल अवतार नहीं था, ताकि क्लाइन की सतर्कता और भी कम हो जाए। अंत में प्लंडरर चुपचाप क्लाइन की स्पिरिट बॉडी थ्रेट्स की रेंज में आ गया और पहली ही कोशिश में हमला सफल कर गया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कैथेड्रल में लटकी हुई उन मृतदेहों को देखकर ऊंचे सीक्वेंस वाले सीयर से डरने नहीं लगा होता, अगर मैंने पहले से ऐसे अपने आप चलने वाले बचाव उपाय ना रखे होते, तो शायद अभी तक मैं स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर का सोल अवतार बन चुका होता। क्लाइन ने खुद को डांटा, मुझे अंदर आने से पहले बियॉन्डर कन्वर्जेंस का नियम याद रखना चाहिए था। सी गॉड सेप्टर पकड़े हुए भले टायरेंट कार्ड ने असर दबाया हो, फिर भी मैं जरूरत से ज्यादा जल्दबाज हो गया था। एक बहुत बड़ा संकेत लगभग मैं देख ही नहीं पाया था। ऊपर से देखने पर वो पहले जैसा ही सतर्क दिख रहा था, पर उसके भीतर वो अनजाने में अधिक उतावला हो चुका था और उसे खुद पर भरोसा भी था कि वो उतावला नहीं है। इन सब के बीच क्लाइन ने बनी के सेप्टर को उठाया और फिर लाइटनिंग स्टॉर्म चलाया। एक बार काफी नहीं तो 2 बार, दूसरी बार भी नहीं तो तीसरी बार करो। उसे इस मौके का उपयोग करके स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर को भागने नहीं देना था। यही उसकी सबसे सुरक्षित लड़ाई की शैली थी। अगर कैल्डेरॉन सिटी में लाइटनिंग स्ट्राइक इतनी कमजोर ना होती, तो क्लाइन तो अभी जाकर उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उठा चुका होता। सीक्वेंस 5 का अधिकतर पोर्शन उसने पचा लिया था, इसलिए उसकी स्पिरिचुअलिटी इस स्तर की बिजली झेल सकती थी। सफेद पारदर्शी चोगा पहने वो अदृश्य आकृति अचानक सफेद आग में बदलकर कई 100 मीटर दूर हवा में प्रकट हुई। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर ने फ्लेमिंग
जंप किया था जो क्लाइन की क्षमता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वो एक ही छलांग में बहुत दूर निकल गया। उसी समय मलबे में छिपा हुआ 4 मीटर लंबा नीली काली चमड़ी वाला विशालकाय डगमगाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके सीने में कोई अंग नहीं था, खाली था, पर वो किले जैसा खड़ा था, टायरेंट और प्लंडरर के बीच, ताकि क्लाइंट का निशाना ना लगे। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन में उसके सारे थ्रेड्स प्लंडरर की ओर खींचे हुए थे, यानी वो उसका सोल अवतार था। सी गॉड सेप्टर की नोक पर नीले रत्न चमक उठे और आसमान से एक विशाल चांदी का तीर बिजली बनकर जायंट के सिर पर गिरा। उसकी सारी अदृश्य रक्षा टूट गई, सिर कागज जैसा फट गया, काले चिथड़े चारों ओर उड़ गए और उसका शरीर धुएं में बदलकर भाप के साथ गायब हो गया। ये सब एक पल में हुआ था। क्लाइन ने सेप्टर ऊपर उठाया। कैल्डेरॉन सिटी के बड़े हिस्से पर घने बादल जमा होने लगे। अंधेरा और दबावपूर्ण था। मटर के दाने जैसी बूंदें जमीन से टकराईं। फिर तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। पानी ने सफेद आग बुझा दी और एक धारा बनकर सीधे गड्ढे के तल की ओर बहने लगा। इस मौसम में क्लाइन फ्लेमिंग जंप नहीं कर सकता था, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर भी नहीं। लेकिन टायरेंट होने के कारण उसकी स्पिरिचुअलिटी बादलों में फैल गई, मानो वो पूरे क्षेत्र का देवता हो। हर बादल, हर बारिश की बूंद उसकी आंखें बन गई। वो आसानी से प्लंडरर को ढूंढ सकता था जो एक टूटे स्तंभ के पीछे छिपा हुआ था। अभी भी आउटर रिंग में था, कोर रीजन में नहीं गया था। धड़ाम, काले बादलों से एक मोटी चमकदार चांदी की बिजली सीधे प्लंडरर पर गिरी, पर वो आधा सेकंड पहले जमीन में घुस गया और बच निकला। क्लाइन लगातार बिजली गिराता रहा। प्लंडरर सांप की तरह दाएं बाएं भागता, कभी निकलने की कोशिश करता, लेकिन बिजली उसके आगे गिरती रास्ता बंद करती। क्लाइन और बेचैन हो गया। वो इस शिकार को खत्म करना चाहता था। उसने सी गॉड सेप्टर को पूरी ताकत से चलाना शुरू किया। अचानक एक गहरी थकान ने उसे झकझोर दिया। क्लाइन का दिल उछल गया। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर पहले ही अंदर जा सकता था, फिर इतनी देर यहाँ क्यों रुका है? ये तो जमीन के नीचे छिप सकता था। ये बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? उत्तर साफ था। वो क्लाइन को उसकी स्पिरिचुअलिटी से खाली करना चाहता था। उसने समझ लिया स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर बहुत चालाक था, और उसी समय उसे एक और डर लगा, कहीं मेरी ये बिजली कैल्डेरॉन सिटी के कोर में मौजूद किसी भयानक अस्तित्व का ध्यान तो नहीं खींच रही? क्लाइन ने खुद को डांटा। बहुत उतावला हो गया हूँ, बड़ी बातों को लगातार नजरअंदाज कर रहा हूँ। उसने तुरंत सी गॉड सेप्टर हटा दिया। तूफान थम गया, बादल गायब, मौसम सामान्य। क्लाइन ने एंजो और लडवेल को वापस बुलाया और शहर के बाहर निकलने जैसा दिखाते हुए चल दिया, जबकि उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन पूरा समय सक्रिय थी। इस दौरान उसने देखा प्लंडरर की थ्रेड्स बहुत अजीब थी। कुछ शरीर से सामान्य रूप से निकलती थी और कुछ चोगे के भीतर एक मोटी रस्सी की तरह बंधी हुई थी, जैसे किसी दूर जगह से जुड़ी हों। यही शायद उसका सोल अवतार था, लेकिन मैरियोनेटिस्ट की तरह नहीं। जैसे ही क्लाइन की नजर इधर उधर घूमी, उसे एक टूटे घर से काले धुंधले थ्रेड्स निकलते दिखे, जिनमें से कुछ मोटी रस्सी की तरह दूर तक जा रहे थे। क्लाइन ने तुरंत सी गॉड सेप्टर उतारा। गर्जन, लडवेल जागा। उसका शरीर आधा धुंधला हो गया और उसका हाथ दूर तक खिंच गया। हाथ के अंदर का चेहरा बाहर निकला, जीभ सांप जैसी, और दीवार के पार जाकर एक आत्मा को खींच लिया। सभी थ्रेड्स गायब, मोटी रस्सी भी गायब, वो भी नकली था। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर नकली अवतार बना सकता था या अवतार और असली शरीर को तुरंत बदल सकता था। क्लाइन ने दूसरी दिशा देखी और सचमुच जमीन के नीचे से स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स ऊपर आते देखे। उसने हवा में ठंडक क्लैप छोड़ा। एंजो ने अपनी बची हुई लक खर्च की। वर्ड ऑफ द सी से बिजली छोड़ी। चमत्कारिक रूप से वो एक दरार से नीचे पहुंच गई और उसने उस रूप को मारा और उसके थ्रेड्स गायब हुए, लेकिन ये भी नकली था। तभी क्लाइन सुन्न हुआ, सोच रुक गई। अचानक सफेद चोगे में अदृश्य आकृति ऊपर से उतरकर उसके सामने आ गई। वो बादलों के बीच छिपी थी। उसके कॉलर से अजीब डिजाइन वाले कीड़े बाहर आने लगे। सिर्फ देखने से ही क्लाइन की सोच टूटने लगी। उसका चेहरा छाया के अंदर मांस की लताओं में बदलने लगा, पारदर्शी रेंगते कीड़ों जैसा। अगर टायरेंट कार्ड ना होता तो वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा होता। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर में क्लाइन की स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स बिना किसी रुकावट के पकड़ ली और सेकंड्स में उसे अपना अवतार बना ही रहा था। लेकिन तभी मरते मरते क्लाइन ने मुंह खोला और एक शब्द बोला, फेट, यानी फेट साइफन चार्म का एक्टिवेशन मंत्र। क्लाइन भागना नहीं चाहता था। अगर चाहता तो 2 मैरियोनेट्स लेकर तुरंत समनिंग खत्म करके ग्रे फॉग में लौट जाता। वो प्लंडरर को फंसा रहा था। वो इतनी जल्दी मिथिकल क्रीचर जैसी चोट से इसलिए उभर सका क्योंकि वो पहले भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुका था और उसने बहुत पहले से एक उपाय तय कर रखा था। सबसे बुरी किस्मत दुश्मन पर डाल दो। जैसे ही क्लाइंट सुन्न हुआ, उसका पहला आदेश था कि एंजो अपनी सारी लक खर्च करे और प्लंडरर को बदकिस्मती दे। यहाँ से चैप्टर 929 ट्रू सोल बॉडी शुरू होता है। फेट। जैसे ही वह खिंचा हुआ और गहरा एंशिएंट हर्मेस शब्द गूंजा, क्लाइन और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के खड़े होने वाली जगह अचानक थोड़ी अंधेरी हो गई। यह बहुत स्पष्ट नहीं था, जैसे बीच आसमान में कोई बादल आकर क्षण भर रुक गया हो। जब यह झूठा साया हट गया तो वह अदृश्य आकृति जो ट्रांसलूसेंट सफेद
चोगा पहने थी वहीं खड़ी रह गई जैसे जड़ हो गई हो। उसके चौगे की सतह पर अजीब कीड़े जैसे कुछ रेंगते दिख रहे थे। वह बहुत सुस्त और कमजोर हालत में थी। इसके सामने क्लाइन की आंखों की चमक वापस लौट आई। उसके पापल टियारा के नीचे बने मांसल तंतु मीट टेंड्रिल्स गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर ने क्लाइन को नियंत्रित नहीं किया था, बल्कि क्लाइन ने ही उसे नियंत्रित कर लिया हो और उसे अपनी मैरियोनेट में बदलने ही वाला था। फेट साइफन चार्म ने दोनों की किस्मतें बदल दी थीं। यह एक उच्च स्तर का चार्म था जो वर्म ऑफ टाइम से बनाया जाता था। यह चार्म लक्ष्य के आने वाले भविष्य का भाग्य खींच लेता है और थोड़े समय के लिए दोनों के भाग्य बदल देता है। इसलिए क्लाइन और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की स्थिति एकदम उलट गई। एक जो मरने वाला था अब सुरक्षित था और दूसरा जो जीत रहा था अब लगभग खत्म होने की स्थिति में था। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की बुद्धिमानी और उसकी मुश्किल प्रकृति को समझकर क्लाइन ने जानबूझकर पीछे हटने का नाटक किया था। उसने खुद को थोड़ा लापरवाह दिखाया ताकि दुश्मन उसे नियंत्रित करने आए और उसी पल वह फेट साइफन चार्म का उपयोग कर सके। इस तरह स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर जो भी भयानक काम क्लाइन पर कर रहा था, चार्म की वजह से वही सब उस पर वापस हो गया। बेशक अगर चार्म सही तरह काम नहीं करता या अगर स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर अपने मुख्य सोल को सामने लाए बिना कोई और तरीका अपनाता तो क्लाइन के पास आखिरी उपाय था, समनिंग खत्म कर देना और सीधे ग्रे फॉग के ऊपर लौट जाना। इसमें उसके 2 मैरियोनेट्स और कुछ वस्तुएं बली हो जाती पर क्लाइन बच जाता। इन सब पर विचार करने का समय भी नहीं था। फेट साइफन खत्म होने से पहले ही क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर ऊपर उठा दिया। गहरे नीले रंग की पापल रोब हवा में फड़फड़ाई और गोल्डन पापल टियारा से नीली सिल्वर रोशनी निकली। सफेद हड्डी वाले सेप्टर से बिजली के गोले निकले और इकट्ठे होकर स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर पर गिर पड़े। चमकदार सिल्वर रोशनी फैल गई और पूरा क्षेत्र सफेद हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार क्लाइन लगातार विशाल थंडर बॉल्स छोड़ता गया, अपनी स्पिरिचुअलिटी की परवाह किए बिना। अंत में एक गर्जना सी आवाज गूंजी जो आत्मा की गहराई से उठती हुई लग रही थी और क्लाइन को एहसास हुआ कि लक्ष्य टूट चुका है और बिखर रहा है। तभी क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर नीचे किया जबकि सिल्वर बिजली धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब उसकी स्पिरिट बॉडी धुंधली हो चुकी थी। टायरेंट कार्ड की मदद के बावजूद वह लगभग अस्थिर सी लग रही थी। जब बिजली पूरी तरह हट गई तो सफेद चोगे में लिपटी अदृश्य आकृति फिर से दिखाई दी। उसके अंदर से तेज रोशनी झिलमिला रही थी। शरीर फटने लगा था। वह असंख्य भ्रमित बुलबुलों में टूट रहा था। टायरेंट ने शिकार पूरा कर लिया था। इसी समय कैल्डेरॉन सिटी के भीतर एक अचानक कंपन हुआ, मानो कोई विशाल डरावना जीव जाग गया हो या अनगिनत जीव बाहर निकलने लगे हों। एक अवर्णनीय एहसास पैदा हुआ, धुंधला ग्रे सफेद लहर जैसा जो शहर की गहराई से ऊपर उठने लगी। क्या यह दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स हैं? नहीं, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्लाइन ने सोचा। और डीप पिट के बिल्कुल केंद्र से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही। यह और डरावना है। क्लाइन ने स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के कैरेक्टरिस्टिक के प्रकट होने का इंतजार करते हुए पूरा ध्यान कैल्डेरॉन सिटी की हलचल पर लगाए रखा। वह जीत की खुशी नहीं मना रहा था, बल्कि घबराकर आबिस के किनारे पर चक्कर लगा रहा था। क्लाइन ने एंजो और लडवेल को अपने पास बुला लिया। उसने सी गॉड सेप्टर भी एंजो को थमा दिया ताकि इरिटेबिलिटी का असर घटे। अब वह साफ दिमाग से आगे की योजना सोचने लगा। कहीं उसने कुछ नजरअंदाज तो नहीं किया? सोचते क्लाइन को अचानक याद आया जब उसने मिस्टिकल आइटम्स को गाने पर मजबूर किया था। क्रीपिंग हंगर ने ट्रू क्रिएटर की प्रशंसा की थी और हिज पूरा ऑनोरिफिक नाम बोला था। भले ह्यूमन स्किन ग्लव ने हर्म्स इस्तेमाल किया था, एंशिएंट हर्म्स नहीं, लेकिन बलिदान सैक्रिफाइस के लिए हर्मेस पूरी तरह काम करता है। इसका मतलब ट्रू क्रिएटर शायद इन सबको सुन चुका है और उसने यह घटना नोटिस भी कर ली है। यानी कैल्डेरॉन सिटी के अंदर उठ रही ग्रे सफेद लहर और गहराई में छिपा वह दैत्य ही खतरा नहीं है, एक और उससे भी बड़ा खतरा मौजूद है। रुको, मैं अभी स्पिरिट बॉडी में हूँ, यानी एक रेत जैसा। यह सोचते ही उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन सक्रिय हुई। क्लाइन ने तुरंत नजर उठाई। कैल्डेरॉन सिटी के प्रवेश द्वार पर रोशनी झिलमिलाई। एक आकृति अंदर आ चुकी थी। वह साधारण लिनेन रोब पहने था। उसके बाल चांदी जैसे चमकदार थे। वह बेहद आकर्षक नरम चेहरे वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी शांतता थी, मानो वह दुनिया के हर जीव की किस्मत को दूर बैठकर देख रहा हो। उसके पीछे कई चमकीली परतों वाले शुद्ध पंखों जैसी किरणें थीं, जो पूरे प्रवेश द्वार को ढक रही थीं। क्लाइन की सांस अटक गई। ओरोबोरस, टेल डिवाउरर, एंजल ऑफ फेट, किंग ऑफ एंजल्स, इन सभी नामों की गूंज उसके दिमाग में एक साथ दौड़ गई। सोचने की फुर्सत नहीं थी। क्लाइन का शरीर फैलने लगा, एक धुंध की तरह। अपने दोनों मैरियोनेट्स एंजो और लडवेल स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के कैरेक्टरिस्टिक और उसके बचे हुए बुलबुलों को घेरते हुए। उसी पल ओरोबोरोस की चांदी जैसी आंखों ने दूर खड़े टायरेंट को देख लिया। गहरे नीले पहनावे वाला वह विशाल प्रभुत्व वाला व्यक्तित्व, चारों तरफ धुंध की हल्की परतें। ओरोबोरोस की आंखों में एक प्रकाश नदी सा घूमता दिखा, जो टायरेंट और कैल्डेरॉन सिटी
सिटी की बाहरी सीमा को घेर रही थी। अचानक जो पेल व्हाइट स्तंभ थे, जो चौकोर मकान थे और जायंट ब्लैकस्मिथ के अवशेष, सब कुछ पहले जैसा वापस खड़ा हो गया, मानो लाइटनिंग स्टॉर्म कभी हुआ ही नहीं। बस क्लाइन की पॉन्टिफ रूप वाली आकृति और मैरियोनेट्स और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर सब गायब थे। दृश्य एक क्षण के लिए फिर से जैसा पहले था बन गया और फिर टूटकर मूल उजड़े रूप में लौट आया। ओरोबोरोस ने कुछ देर तक शांति से देखा, फिर वह गहराई से उठ रही ग्रे सफेद लहर को धीरे धीरे वापस नीचे भेजने लगा। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन थककर द फूल की चेयर पर ढह गया। वह थकावट से एंजो या लडवेल को बुलाकर खुद की मालिश तक नहीं करवा पाया। सी गॉड सेप्टर को वह पहले ही जंक पाइल में फेंक चुका था। टायरेंट कार्ड भी उसकी सोल बॉडी से अलग होकर ब्लैक एम्परर कार्ड के पास उल्टा रखा था। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के बुलबुले हवा में तैर रहे थे और कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद मेज पर कुछ ग्रे सफेद पाउडर जमा हुआ। फिर एक पारदर्शी वजनहीन सी वस्तु प्रकट हुई। वह हथेली जितनी थी मुड़े हुए कीड़ों मैगट से बनी, लगभग मनुष्य के आकार जैसी, अंदर रंगहीन तरल था जिसमें बुलबुले आकर काले चमकदार बिंदु छोड़ते थे। क्लाइन उसे ठीक से देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके अंदर की जटिल संरचनाएं इतनी डरावनी थीं कि वह पागलपन, शक्ति, रहस्य, ज्ञान और अजीबता का मिश्रण लगती थीं। देखते ही उसका दिमाग चकराने लगा। उसकी आत्मा लगभग नियंत्रण खो बैठी। यह शायद स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर का असली सोल बॉडी है। पाउडर भी मिल गया, 70 ग्राम से भी ज्यादा। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया, पाउडर को एक डिब्बे में रखा और सोल बॉडी के साथ जंक पाइल में डालकर ग्रे फॉग से ढक दिया। फिर उसने अपने माथे को रगड़ते हुए खुद से कहा, अगर सी गॉड सेप्टर नहीं होता तो मैं शायद काल्डेरॉन सिटी छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर मुझे हेल्पर्स ढूंढने होते और पूरी मजबूत हंटिंग प्लान बनानी पड़ती। सच में मैं शुरुआत से ही बहुत रैश था। यह मेरे कैरेक्टर जैसा नहीं है। भविष्य में बाहर की दुनिया में कोशिश करूंगा कि सी गॉड सेप्टर कम उपयोग करूं। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर का शिकार पूरा हो चुका है। अब मुझे मिस शैरन की मदद नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद उसे चिट्ठी लिख दूंगा ताकि वह इस मामले की चिंता न करे। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में मुझे फिर काल्डेरॉन सिटी जाना पड़ेगा और तब शायद मुझे मिस शैरन की जरूरत पड़े। इसके अलावा मुझे बिजारो बेन्स की जानकारी भी ढूंढनी है। केवल सिटी ऑफ सिल्वर पर भरोसा नहीं कर सकता। इन विचारों के साथ क्लाइन अपने शरीर में लौट आया। उसने मैरियोनेट्स को साथ नहीं लाया, रिचुअल खत्म किया और सीधा बिस्तर पर गिरकर सो गया। दूसरी तरफ सोएस्ट ने डाली सिमोन की ओर देखते हुए पूछा, वह भाग गया? वे अभी अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके थे और न्यूमिनस एपिस्कोपेट के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया था। लेकिन जिस मुख्य व्यक्ति की उन्हें तलाश थी, हैंड ऑफ व्हाइट पलेंकेतासिब्लियस, वह वहां मौजूद नहीं था। वह सीक्वेंस 4 डेमिगॉड था। इसलिए रेड ग्लव्स टीम ने ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट तक इस्तेमाल किया था और गॉडेसेस आई इलिया की मदद भी ली थी। लेकिन सब बेकार गया। डाली सिमोन ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने बंदी को देखा और एक रहस्यमयी स्वर में पूछा, पलेंकेतासिब्लियस कहाँ गया? बंदी धीरे धीरे बोला, वह किसी से मिलने गया है। किससे? डाली ने पूछा। लेनर्ड मिचेल। और बाकी लोग भी ध्यान से देखने लगे। बंदी ने शांत आवाज में जवाब दिया, इंस जांगविल। यह नाम सुनते ही सभी रेड ग्लव्स चुप हो गए। कुछ पलों तक किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला, जब से इस पूर्व बिशप ने चर्च से विश्वासघात किया और भाग गया। एवरनाइट चर्च ने उसकी तलाश एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ी। आर्च बिशप्स और उच्च पद वाले डीकन्स बारी से उसकी खोज में लगते रहे। वे सील्ड आर्टिफैक्ट्स लेकर जगह जगह घूमे, लेकिन कोई भी इंस जांगविल को पकड़ नहीं सका। वह हर बार अजीब संयोगों के कारण बच निकलता रहा। उसकी परछाई तक किसी ने नहीं देखी। ऊपर से उसने कई भयानक घटनाएं भी करवाईं, जिनमें बहुत से नाइट हॉक्स मारे गए। एवरनाइट चर्च के लिए, खासकर नाइट हॉक्स के लिए, वह नफरत और अपमान का प्रतीक था। बिना जाने लेनर्ड मिचेल की मुट्ठियां कस गई थीं और उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को शांत किया। उस अचानक उठी भावना से बाहर निकला और फिर अपना ध्यान दूसरे विषय पर केंद्रित कर लिया। अब समझ में आता है कि ड्वेन डांटेस कैसे वे पॉइंट आइलैंड पर इंस जांगविल से मिल पाया था, क्योंकि उसका लक्ष्य भी सदर्न कॉन्टिनेंट ईस्ट बालाम ही था। सभी की खामोशी के बीच डाली सिमोन ने अपनी स्पिरिट बॉडी से एक हल्की लेकिन ठंडी आवाज निकाली, बिना किसी भाव परिवर्तन के। उसकी गति थोड़ी तेज थी। वे कहाँ मिल रहे हैं? न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्य ने खाली नजरों से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। डाली ने कुछ और सवाल किए, लेकिन उसे कोई काम का जवाब नहीं मिला। आखिरकार वह पीछे हटी और रेड ग्लव्स के कप्तान सोएस्ट की ओर देखा। सोएस्ट ने एक लंबी सांस ली और सोचकर बोला, पहला, हमें यह जानकारी हर एक्सेलेंसी गॉडेसेस आई को देनी होगी। वही होली कैथीड्रल को इसकी सूचना भेजेंगी। इंस के पास 0-8 है। एक रेड ग्लव्स टीम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, हमें पलेंकेतासिब्लियस से जुड़े इस सुराग की जांच जारी रखनी होगी। उम्मीद है कि इससे हमें इंस जांगविल के उद्देश्यों का पता चलेगा, क्योंकि जब हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसके इरादों को समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद इसी से हम उसके लिए ऐसा जाल बिछा पाएं जिसमें उसे जरूर फंसना पड़े। अंत में आज से कोई भी संयोग ध्यान से रिपोर्ट करेगा, चाहे कोई भी वजह हो, तुरंत मुझे बताया जाएगा। यस कैप्टन।
कैप्टन। पूरे दल ने एक साथ जवाब दिया। लेनर्ड चुप रहा और डैली सिमोन की तरफ देखा। वह भी चुप थी। उसकी आंखें गहरी और भारी सी लग रही थीं। उसी समय उसे अपने मन में पालेस जोरोस्ट की बूढ़ी आवाज सुनाई दी। हे लगता है अब पीछा करने और भागने का एक नाटक शुरू होने वाला है। ओल्ड मैन का मतलब क्या है? क्या वह किसी इशारे कर रहा है? हमने अभी इन जांगविल की मंशाओं की जांच शुरू करने का फैसला लिया ही है और यह पहले से 08 को पता है। लेनर्ड ने नजर हटाई और अचानक एक विचार आया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जांच करे जो पहले से ही मरा हुआ है तो क्या वह 08 की नजर में आएगा? 2 घंटे की नींद के बाद क्लाइन ने अपना धड़कता हुआ सिर रगड़ा और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने दरवाजे के पास लगी घंटी खींची और अटेंडेंट के आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद लोएन जैसी वेशभूषा पहने एक स्थानीय अटेंडेंट सफेद शर्ट और लाल वेस्ट दरवाजे पर आया। क्लाइन ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर खरखराती आवाज में कहा, दोपहर का खाना एक और सेट भेजो, मैंने बहुत जल्दी खा लिया था। इस समय क्लाइन ने एंजो का रूप लिया हुआ था, एक अमीर व्यक्ति जो शानदार कमरे में 2 नौकरों के साथ रहता है। वह कभी खुद दरवाजे पर आदेश नहीं देता। यस सर, लंच सेट, कोई खास मांग? स्थानीय अटेंडेंट ने पेन और कागज निकालकर थोड़ा अजीब लोएन लहजे में पूछा। क्लाइन ने उसी अजीब लहजे में कहा, मुख्य डिश में ब्रेज्ड मीट और साथ में बर्फ और नींबू के साथ स्पार्कलिंग वाइन। क्या 2 सर्वेंट मील्स भी जोड़ दूं? अटेंडेंट ने औपचारिकता निभाते हुए पूछा। क्लाइन 2 सेकंड शांत रहा, फिर बोला यस। बात खत्म होते ही उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से रिचुअल की तैयारी की। उसने एंजो और लडवेल को ग्रे फॉग से वापस बुला लिया। क्रीपिंग हंगर और वर्ड ऑफ द सी को उसने ऊपर ही छोड़ दिया। एक भूखा था और दूसरा हर समय गाने का मन करता था। कमरे की सफाई मैरियोनेट से करवाने के बाद लंच पहुंच गया। कुछ देर बाद कमरे में प्लेटों की आवाज और हल्की चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद क्लाइन ने चाकू कांटा नीचे रखकर नैपकिन उठाई और मुंह साफ किया। फिर आराम से पीछे झुककर सिर हिलाते हुए बोला, अगर यह चलता रहा तो मैं सच में मोटा हो जाऊंगा। दोनों मैरियोनेट्स अब खाने में सक्षम नहीं थे, पर उनकी नौकर वाली भूमिका छुपाने के लिए क्लाइन को हर बार 2 मील्स मंगवाने पड़ते थे और वह खाना बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे ही जितना हो सके खाना पड़ता था। शुक्र है कि मैं फेसलेस हूँ। उसने मुंह ढंकते हुए डकार ली और स्पार्कलिंग वाइन का आखिरी घूंट पिया। अब जाकर उसे लगा कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है। अब वह कैल्डेरॉन सिटी के सफर की छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दे सकता था। मराउडर पाथवे सच में डरावना है। सिर्फ वर्म ऑफ टाइम से बना चार्म इतना अद्भुत प्रभाव दे सकता है, तो ब्लास्फेमर आमन कितना भयानक होगा। उसका सिर्फ एक अवतार ही संभालना मुश्किल है। अच्छा हुआ मैं बेवकूफों जैसा बहादुर बनने नहीं गया। जिनके पास अनुभव था उनकी तरह भागकर सदर्न कॉन्टिनेंट आ गया। ट्रू क्रिएटर वास्तव में मुझे बहुत महत्व देता है। इन्हें सीधे टेल डेवाउरर ओरोबोरस को भेज दिया। यह सच में समय पार करके चलने जैसा एहसास देता है। एंशिएंट म्यूरल्स पर बने एंजल सीधे निकलकर मेरे सामने आ गए। अच्छा हुआ कि मैं समनिंग तुरंत खत्म कर सका। यह सोचते ही क्लाइन का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने एक गंभीर बात महसूस की। ओरोबोरस मॉन्स्टर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स है। इसका मतलब वह सीधे क्लाइन की विशेषता देख सकता है। ग्रे फॉग भी, वह रोशनी वाले गोलाकार स्फीयर्स और उन पारदर्शी मैगट्स को भी। यह इसका क्या मतलब है? सेकंड एपोक से जीवित एंजल ऑफ फेट इतना सब जानता होगा, और ट्रू क्रिएटर इससे भी ज्यादा। क्या वे जान सकते हैं कि मैं ही ग्रे फॉग की उस रहस्यमय जगह का मालिक हूँ? अगर ऐसा है तो उनकी नजर में मेरी महत्वपूर्णता और बढ़ जाएगी। क्लाइन ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कसते हुए अपनी छाती से लगाया। उसे राहत मिली कि अभी तक रोज रिडेम्पशन और ऑरोरा ऑर्डर ने द फूल के विश्वासियों का पता नहीं लगाया था, पर बायम के बाहर हुई लड़ाई में जब वह घेरमन स्पैरो था, उसने ट्रू क्रिएटर से भ्रष्ट हुआ टिंडर ग्लव फेंक दिया था ताकि ऑरोरा ऑर्डर का सेंट आकर्षित हो सके। इससे घेरमन स्पैरो संदिग्ध जरूर बना होगा। घेरमन स्पैरो से जुड़े सुरागों में एडमिरल ऑफ स्टार्स, वाइस एडमिरल आइसबर्ग, डानिट्स और एंडरसन। ऑरोरा ऑर्डर इन सब की जांच करेगा। क्लाइन को उन्हें चेतावनी भेजनी होगी। उसने लंबी सांस ली और ग्रे फॉग के ऊपर जाने को तैयार हो गया। उसके अनुसार घेरमन स्पैरो की तलाश में सेना, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, चर्च ऑफ एवरनाइट, रोज स्कूल ऑफ थॉट, न्यूमिनस एपिस्कोपेट सब अलग अलग तरीके से पीछा कर रहे थे, लेकिन ट्रू क्रिएटर के अनुयायी पागल थे और उनके पास किंग ऑफ एंजल्स जैसा नेता था। वह भाग्य के रहस्यों में झांकने में माहिर था, इसलिए चाहे कैटलिया और उसका दल समुद्र में हो, चाहे पकड़ना मुश्किल हो, फिर भी खतरा बाकी था। वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन के बारे में क्लाइन को ज्यादा डर नहीं था। उन्हें मुख्य बातें पता नहीं थीं, केवल बाहरी जानकारी। बस यह डर था कि अरोरा ऑर्डर पूछताछ में अत्यधिक क्रूर तरीके न अपनाए। वेस्ट बालम, नॉर्दर्न स्टेट, कुकावा सिटी। डानिट्स, जो मांस खा रहा था, अचानक रुक गया। उसे मिस्टर फूल की ओर से घेरमन स्पैरो का संदेश मिला, न्यूमिनस एपिस्कोपेट से सावधान रहो, अरोरा ऑर्डर से बहुत सावधान रहो, खासकर उनसे, और एंडरसन हुड तथा एडविना एडवर्ड्स को भी चेतावनी देना। न्यूमिनस एपिस्कोपेट से सावधान, अरोरा ऑर्डर से सावधान। आखिर घेरमन स्पैरो ने
तुमने किया क्या है, कितने दुश्मन बना लिए हैं। दानित्स का चेहरा जम गया और फिर तिरछी मुस्कान में बदल गया। उसे यह नहीं पता था कि 7 पायरेट एडमिरल्स में सबसे ताकतवर व्यक्ति अब बदल चुका था। उसके सामने एंडरसन ने चाकू नीचे रखकर भौं उठाई और पूछा, कुछ याद आया? दानित्स ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुमने ऑरोरा ऑर्डर के बारे में सुना है? वह निश्चित नहीं था कि एंडरसन जानता भी है या नहीं। ऑरोरा ऑर्डर शुरू में बहुत छुपा हुआ संगठन था। एंडरसन हौस दिया, मुझे तो ज्यादा हैरानी यह है कि तुम्हें कैसे पता है। क्या तुम्हारे कैप्टन ने बताया? दानित्स के जवाब देने से पहले ही उसने अपनी उंगलियों से अपने छोटे बाल ऊपर किए और बोला, वे मानते हैं कि क्रिएटर हर जगह है, हर चीज में देवत्व होता है। उनके अनुसार जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। जो भी ध्यान से सुने, समझे और देवत्व को इकट्ठा करे, वह अंत में असली एंजल बनकर दुनिया से ऊपर उठ जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, पर असली बात यह नहीं है। असल बात यह है कि वे ट्रू क्रिएटर में विश्वास करते हैं। दानित्स बिना रुके बोल पड़ा, तुम बहुत जानते हो, बस मुझसे थोड़े कम। एंडरसन तुरंत मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैंने एक बार इंटिस में एक संगठन ज्वाइन किया था। वे समाज को, दुनिया को बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि सुपरनैचुरल चीजें छुपी न रहें, सबके सामने हों और वे सच्चे शासक बन सकें। उनका नाम था आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर और वे भी ट्रू क्रिएटर में विश्वास करते थे। दानित्स का चेहरा जम गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।